अध्याय, अगला अध्याय हमारा क्या है, IAS 28 इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर। इन लोगों ने पता नहीं ऐसे क्यों बोला है, पर जॉइंट वेंचर आप लोग को है ही नहीं, ठीक है, मैं पहले ही बता दूं, है ही नहीं, ठीक है, सिलेबस में ही नहीं है, नीचे कहीं लिखा होगा, आगे पीछे कहीं तो भी लिखा होगा, आपकी किताब में भी लिखा है, ठीक है, जो भी स्टडी मटेरियल होगा उसमें लिखा है, ऐसा नहीं कि मैंने छोड़ दिया ना, ठीक है। हाँ भाई, तो जब हम कंसोलिडेशन पढ़ रहे थे उसमें मेजर चीज क्या थी भाई, कंट्रोल। हम कंसोलिडेट किसी और एंटिटी को तब कर सकते हैं जब उस पर कंट्रोल आ जाए, अधिकार आ जाए। हमने वो जब बैलेंस शीट वाला कंसोलिडेशन पढ़ रहे थे तब हमने देखा था, ठीक है। अच्छा, वो सब तो ठीक है। कंट्रोल आने के लिए आपके जो सिलेबस पर्पज से हमने एक चीज समझी थी, मोर देन 50% सिलेबस पर्पज से। वैसे तो वोटिंग राइट्स और डायरेक्टरशिप और उन सब पे डिपेंड करता है, बट आपके सिलेबस के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो मोर देन 50%, ठीक है। मोर देन 50% पे कंट्रोल आ गया, लेकिन 50 के नीचे भी आपका एक इन्फ्लुएंस हो सकता है। 50% के नीचे मान लो किसी का 49% इसका, ये मतलब थोड़ी को ठुल्ला है, हाँ सब्सिडरी नहीं है, ओके वी अंडरस्टैंड, बट ही और शी माइट स्टिल हैव सम सॉर्ट ऑफ एन इन्फ्लुएंस, जिसे हम कहते हैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल होता तो कंसोलिडेट हो जाती, कंट्रोल नहीं है पर इन्फ्लुएंस है। अगेन फॉर द पर्पस और फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर सिलेबस, अगर मुझे नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से बात करनी है तो 20% टू 50% का एक अलोकेशन हम मान सकते हैं कि इससे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बन जाता है। 20 टू 50% में कंट्रोल नहीं बन पाएगा, 50% के ऊपर ही कंट्रोल बनता है, लेकिन 20 टू 50% के बीच में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ जाएगा। और आपने जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, इन्वेस्टी, वो आपकी एसोसिएट बन जाएगी। तो सर एसोसिएट और सब्सिडरी में क्या फर्क है? सब्सिडरी पे हमारा कंट्रोल होता है, एसोसिएट पे हमारा इन्फ्लुएंस होता है, कंट्रोल नहीं है। वो हमारी बात शायद ना माने तो नहीं मानेंगे, कोई बात नहीं, हमारा सिर्फ इन्फ्लुएंस था। लेकिन जब आपका कंट्रोल होता है, अगला अगर आपकी बात ना माने तो आप जोर जबरदस्ती से मनवा सकते हैं, ठीक है, ओके। IAS 28 की ऑफिशियल डेफिनेशन दी हुई है, उसके नीचे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इज अज्यूम्ड विद अ शेयर होल्डिंग ऑफ 20% टू 50%, ये बात मैंने कह दी। मेथड ऑफ अकाउंटिंग को हम कहते हैं इक्विटी अकाउंटिंग कहते हैं इस चीज को, ठीक है। कंसोलिडेशन वाज लाइन बाय लाइन एडिशन, लेकिन इन केस ऑफ एसोसिएट इट इज इक्विटी अकाउंटिंग। सर इक्विटी अकाउंटिंग में क्या होता है? कुछ नहीं, दो लाइन में बात खत्म हो जाती है। एक लाइन आती है आपके पीएनएल में, प्रॉफिट नहीं, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट करके एक लाइन आएगी, जो हमने पिछले क्वेश्चन में गलती से कर लिया है ना, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट, ऐसा एक लाइन बन के आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से एक लाइन आएगी बैलेंस शीट में, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। हाँ, बस हमें इसके मेजरमेंट को समझना है कि मेजर होता कैसा। आ जाओ, मेथड ऑफ अकाउंटिंग इज नोन एज इक्विटी अकाउंटिंग एंड इट हैज बिलो इंपैक्ट। आपकी बैलेंस शीट पे किस तरीके से आएगा? एंड इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट लाइन विद इन नॉन करंट एसेट्स व्हिच इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस ग्रुप शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स। क्या बोला है? प्लस ग्रुप शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स। आपके अक्वायर करने के बाद आपके एसोसिएट में प्रॉफिट तो मिला ही, कुछ और रिजर्व होगा, इंपेयरमेंट, ये सारी बातें को क्लब करके हम कहेंगे रिजर्व। सब रिजर्व में सब आ गया, पीएनएल भी आ गया, कुछ और ओसीआई टाइप की चीज भी आ गई, इंपेयरमेंट भी आ गया, ठीक है। पोस्ट एक्विजिशन, प्री एक्विजिशन से हमको कोई लेना देना नहीं है। क्या सर इस पे भी मिड-ईयर एप्लीकेबल है? बिल्कुल है। जब वो आपका एसोसिएट था ही नहीं तो आप उसको कैसे उसकी अकाउंटिंग करोगे? एसोसिएट बनने के बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं पीएनएल पर, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। सिंगल लाइन आइटम दिखते हैं, हम पहले भी देख चुके हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट व्हिच इंक्लूड्स ग्रुप शेयर ऑफ एनी एसोसिएट्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, टैक्स के बाद, ठीक है। तो क्या होता है अब इसके चलते, मतलब मैं ये टेक्निकलिटी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूं भैया। अगर आपने अपनी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में डिविडेंड फ्रॉम एसोसिएट इंक्लूड करके रखा है तो उसे हटाना होगा और वहां पे शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट डालना होगा, ठीक है, क्योंकि डिविडेंड का सोर्स ही प्रॉफिट होता है ना। जब पूरा प्रॉफिट ही मिला दिया तो डिविडेंड मिलाने वाली क्या बात थी, ठीक है। आई होप ये समझ में आ रहा है। एसोसिएट इज इंक्लूडेड एज नॉन करंट एसेट इन्वेस्टमेंट। ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब कितने पैसे में हमने एसोसिएट खरीदी, कितने पैसे में हमने इन्वेस्टमेंट खरीदी, फिर उससे हमें कितना फायदा हुआ, दिस विल बी इंक्लूडेड इन वर्किंग नोट 5। वर्किंग नोट 5 इसलिए लिखा हुआ है कि कभी कभार हो सकता है कि आपको 20 मार्क वाला जो क्वेश्चन है ना आपका सेक्शन सी का, उसमें वो आपको एक सब्सिडरी और एक एसोसिएट का केस दे दे, ठीक है। तो आपको वर्किंग नोट नंबर 5 में जो भी प्रॉफिट आ रहा होगा वो इंक्लूड करना है फ्रॉम एसोसिएट। जैसे हम सब्सिडरी का इंक्लूड करते थे भाई, वैसे ही इसका करना है, कोई कुछ नई बात नहीं बता रहा है। ये इंपेयरमेंट लॉसेस, ये भी वर्किंग नोट नंबर 5 में चले जाएंगे।
और इससे होने वाला कुछ पीयूपी भी वर्किंग नोट नंबर 5 में चले जाएगा। आप अपने एसोसिएट के साथ ट्रेड कर सकते हो। थोड़ा सा पीयूपी कैलकुलेशन अलग रहेगा, हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। डू नॉट द वरी, क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे उस पर, डिस्कस क्या, क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। इसके अलावा क्या कहना? ओह, इसके अलावा क्या कहना है देख लेते हैं। अच्छा, ये समझा क्या एसोसिएट्स का वैल्यूएशन कैसे होगा ईयर एंड पे? एसोसिएट्स का वैल्यूएशन कैसे होगा ईयर एंड पे? जितने पैसे आपने लगाए, मतलब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसमें आप जोड़ देंगे एसोसिएट ने साल भर में कितना कमाया, उसमें से हम माइनस कर देंगे अगर कुछ इंपेयरमेंट हो जाती हो। और अगर आपने अपनी एसोसिएट के साथ ट्रेड किया तो इसमें कुछ प्रॉफिट एलिमेंट भी इंक्लूडेड होगा, वो पीयूपी भी हटा देना है। बस नॉर्मल है, काफी आसान है। सारा जो 3 चीजें हमने अपार्ट फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो 3 चीजें हमने डिस्कस की, वो वर्किंग नोट 5 में भी आ जानी चाहिए, विच इज ऑब्वियस। ये सब्सिडरी के साथ हो रहा था, तब भी हम वर्किंग नोट 5 में इसे एडजस्ट कर रहे थे। ठीक है, की पॉइंट्स टू रिमेंबर पे कुछ मैंने चीजें समराइज कर रखी है, फटाफट क्विकली गो थ्रू कर लेंगे। फेयर वैल्यू ऑफ एसोसिएट्स नेट एसेट्स इफ मटेरियली डिफरेंट फ्रॉम बुक वैल्यू देन एडजस्ट इन नेट एसेट्स ऑफ एसोसिएट। आप जब अपनी एसोसिएट अक्वायर करोगे, या फॉर दैट मैटर रिपोर्टिंग डेट की भी अगर मैं बात करूं, तो अगर एसोसिएट के नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो जाए, सिग्निफिकेंट, ठीक है, सिग्निफिकेंस का वर्ड का ध्यान रखना, सिग्निफिकेंटली ऊपर नीचे हो जाए तो शायद एडजस्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी, वरना तो नहीं पड़ेगी, डोंट वरी। बैलेंसेस विद एसोसिएट, देखिए एसोसिएट ना ग्रुप का पार्ट नहीं होता, ग्रुप का पार्ट सब्सिडरी होती है। ठीक है, एसोसिएट ग्रुप का पार्ट न को, तो जो ग्रुप का पार्ट नहीं है तो वो इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग हुई नहीं ना। एसोसिएट तो ग्रुप के बाहर का है, तो हम उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं, हम उससे वो प्रॉफिट नहीं कमा सकते जो हमें बिलोंग करता है। इफ यू ओन योर एसोसिएट 30% और आपको प्रॉफिट होता है 100, तो उसमें 30 रुपए आपने नहीं कमाए, क्योंकि वो तो आप ही के थे। 70 तो कमाए ना, क्योंकि हम तो ग्रुप के बाहर के लोग हैं भाई। सही है। एनीवे, तो भैया एसोसिएट ग्रुप के बाहर के होते हैं, ये एंटिटी ग्रुप के बाहर होती है, इनके साथ की ट्रेडिंग हम नॉर्मल ही कंसिडर करते हैं। ऐसा उनके साथ जो पीयूपी होता है उसमें हम सिर्फ उतना पोर्शन हटाते हैं जितना हमारा है। जब पीयूपी आप कैलकुलेट कर लोगे ना, तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आर ओनरशिप से, हम कितना ओन करते हैं, फिर उतना ही प्रॉफिट एलिमेंट हटाएंगे, क्योंकि बचा हुआ हमने किसी और से कमाया, वो सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक ठीक ठीक, ओके। अनरियलाइज प्रॉफिट, हाँ, तो ये तो क्या भैया, अच्छा पीयूपी का नेचर पीयूपी है, पीयूपी का ट्रीटमेंट नहीं बदला। आपने पीयूपी अगर कुछ हुआ है ना, फिर एसोसिएट के साथ हो या सब्सिडरी के साथ हो, वो आपका प्रॉफिट कम करेगा और आपकी इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कम करेगा। पीयूपी का ट्रीटमेंट एक ही तरीके से होता है, फिर वो सब्सिडरी के साथ हो या एसोसिएट के साथ हो। ठीक है, क्या करना है, पीएनएल डेबिट करना है, इन्वेंट्री क्रेडिट करनी है। इन्वेंट्री क्रेडिट कर देंगे, सीधा सीधा इन्वेंट्री का वैल्यूएशन गिराना है, सीओएस में ऐड करना होता है, हमने पिछले उसमें देख लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सीओएस में ऐड करना होता है कि नहीं, ऑफलाइन सीओएस में ऐड करते हैं ना, पीयूपी जो भी निकल कर आएगा ऐड करते हैं। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब सब्सिडरी के साथ कोई ट्रेडिंग हो रही थी तो हम रेवेन्यू और सीओएस में से माइनस कर दे रहे थे ना ट्रांजैक्शन, इसमें नहीं होगा, सिर्फ पीयूपी एडजस्ट होगा। ध्यान रखना इस बात। ये तो सब्सिडरी है ही नहीं ना, है, ये ग्रुप का पार्ट ही नहीं है। जो सेल किया वो सही सेल है, सिर्फ कुछ प्रॉफिट हुआ है जो हमारा ही था पहले से, वो हटाएंगे बस, और कुछ। तो अपना पोर्शन है। परफेक्ट, वही लिखा है यार, मार्कअप मार्जिन है। जो एसपीएल में मतलब शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है, उसको डेबिट कर दिया, क्रेडिट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कर दिया। ठीक है, क्योंकि इन्वेंट्री हमारे पास नहीं होगी। ठीक है ठीक है, ये जो अनरियलाइज प्रॉफिट वाला पोर्शन है वो मैं आराम से क्वेश्चन के साथ समझाता हूँ, डोंट वरी। डिपेंड करता है किसने किसको क्या बेचा है। आसान सवाल है, बढ़िया सवाल है, सेक्शन 2 में आपको 2 मार्क के लिए आ सकता है। आ जाओ। पीकू कंपनी ओन्स 30% ऑफ टिंकू ड्यूरिंग द ईयर to 31st December 2004, Tinku company sold 2 million of goods to Piku, of which 40% was still held in inventory by Piku at the year end. Piku के पास 30% है टिंकू के, और ईयर एंड है 31 दिसंबर 2004। टिंकू ने, अच्छा मतलब एसोसिएट ने अपनी पेरेंट को 2 मिलियन के गुड्स बेचे इस साल में, ठीक है, इस साल के दौरान, ठीक है, जिसमें से 40% अभी भी इन्वेंट्री में पड़े। किसके, पेरेंट के इन्वेंट्री में। एसोसिएट ने पेरेंट को बेचा, पेरेंट की बुक्स में अभी भी 40% इन्वेंट्री बची है। देखिए पीयूपी कभी भी निकलेगा तो वो बची हुई इन्वेंट्री पर ही निकलेगा। ठीक है, और सब्सिडरी के केस में हम ये 2 मिलियन जो है ना, वो रेवेन्यू और सीओएस में से माइनस कर देते थे, लेकिन इन केस ऑफ एसोसिएट ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो मात्र पीयूपी पे ध्यान रखें, ठीक है, सिर्फ पीयूपी पे ध्यान देना और कहीं पे भी ध्यान न को। ठीक है, 30% है, ठीक है, 2 मिलियन। अच्छा,
आगे का क्वेश्चन पढ़ लू, वर स्टिल एंडेड इन्वेंट्री बाय द ईयर एंड। ठीक है ठीक है ठीक है। टिंकू अप्लाइज मार्कअप ऑफ 25% ऑन ऑल गुड्स सोल्ड। टिंकू अप्लाइज मार्कअप ऑफ 25% ऑन ऑल गुड्स सोल्ड। व्हाट इफेक्ट वुड द अबव ट्रांजैक्शन हैव ऑन द ग्रुप? ठीक है, बी हो जाएगा सर। डी बी 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 फॉर बफेलो। तो बी तो बोल रहा हूं। डी डी बोल रहे सर आप। अरे बी बी। हाँ बी। हाँ ठीक है, रुक जाओ, कैलकुलेट कर रहा है, रुक जाओ। आप लोग को स्क्रीन नहीं दिखेगी, कोई बात नहीं, जो बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनना। कितने के गुड्स बेटा? 2 मिलियन के गुड्स बेचे, उसमें से कितने बच गए? इंटू 40% कीजिए उसको। इंटू 40% किया, कितना आया? 8 लाख। 8 लाख आया। चलो ठीक है, मैं लिख लेता हूं 8 लाख। अब मेरे को बताएंगे ये 8 लाख तो सेल्स वैल्यू है, इस पे प्रॉफिट कितना हुआ होगा? 25% का मार्कअप है, हम्म। 25% का। मार्कअप 25% है और ये तो सेल्स प्राइस है। 25 by 125। ठीक है, 8 लाख डिवाइड बाय 125। परफेक्ट, इसका 25% निकाल लेंगे तो मार्कअप की वैल्यू आ जाएगी। करेक्ट, डिवाइडेड बाय 125 इंटू 25। अच्छा एक मिनट, निशिका और गीत को समझा क्या यहाँ तक? लेकिन सर मुझे आ रहा हूँ। हाँ, निशिका को समझा? हाँ सर। गीत 8 लाख डिवाइडेड बाय 125 इंटू 25, ये आपका हो गया 1,60,000। लोगों ने यहां तक करके छोड़ दिया। मैंने पहले ही बोला जितना अपना शेयर है, 48,000 एसोसिएट है राजा, सब्सिडरी नहीं है, एसोसिएट है। जितना हमारा शेयर है बस उतना ही पीयूपी कैंसिल होगा। बाकी ग्रुप के बाहर का है ना, उनसे तो हम पैसे कमा सकते हैं। 1,60,000 इंटू 30%, परफेक्ट, 48,000। और ये क्या होगा बेटा? पीएनएल में डेबिट हो जाएगा। तो अरे पीएनएल डेबिट का ऑप्शन नहीं है। अच्छा, क्रेडिट ग्रुप इन्वेंट्री, नहीं, डेबिट ग्रुप इन्वेंट्री है ना ऊपर। डेबिट थोड़ी करूंगा, ग्रुप Credit group क्रेडिट। सी पर आ जाओ। अच्छा सर, वैसे तो देखा जाए तो सर, इतनी group मेहनत भी नहीं investment करनी में पड़ेगी इसमें। अपने होगा यहाँ पे क्या ये? दोनों डेबिट दिया हुआ है, एक ही क्रेडिट दिया हुआ है। आपको कोई एक सिलेक्ट करना है। हाँ, इसमें उसने रिटेन्ड अर्निंग का इम्पैक्ट नहीं पूछा है, उसने इन्वेंट्री का इम्पैक्ट पूछा है। इन्वेंट्री क्रेडिट होगी, खत्म। इन्वेंट्री कम हो जाएगी। हाँ तो इन्वेंट्री कम मतलब क्रेडिट। हाँ, तो क्रेडिट किया और ना, यहाँ पे दोनों ऑप्शंस में डेबिट लिखा है, तो इस दोनों ऑप्शंस के हिसाब से इन्वेंट्री बढ़ जा रही है। तो तीसरे में दिया ना क्रेडिट ग्रुप हाँ, इन्वेंट्री। मतलब मैं बता रहा हूँ कि हाँ, इसलिए वो दोनों गलत है। ये अरे वाह, अब भाई यहाँ पे कुछ होनहार बच्चे बैठे, उनका बोलना है कि ये सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। पहले तो ऑप्शन में ग्रुप इन्वेंट्री डेबिट दिया है, अगर पीयूपी रहा तो ग्रुप इन्वेंट्री कभी डेबिट हो ही नहीं सकती, वो होगी क्रेडिट, तो क्रेडिट ऑप्शन सी सही है। मैं इसके साथ मैं बिल्कुल समर्थक हूँ, बिल्कुल। ये 5 सेकंड का क्वेश्चन था, मैंने ज्यादा रायता फैला दिया। हाँ, बट ये इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट से माइनस होगा तो ये ग्रुप इन्वेंट्री से भी माइनस होगा। डिपेंड करता है किसने किसको बेचा। वो मेरे को पता है कि आप ऊपर की एंट्री पढ़ के आ रहे हो, मैं समझ गया हूं। लेकिन ग्रुप इन्वेंट्री भी तो क्रेडिट होगी ना। इन्वेंट्री पड़ी किसके पास है? ये वाली। ओए निशिका, किसके पास पड़ी है? पेरेंट के पास है ना। हाँ, तो पेरेंट अपनी इन्वेंट्री से कम कर देगा। पेरेंट के पास इन्वेंट्री नहीं होती तो अपने एसोसिएट का प्रॉफिट कम कर देता। तो ऊपर वाली एंट्री एप्लीकेबल नहीं है ना? नहीं नहीं Right कि नहीं, नहीं। मैं वही बोल रहा हूं, किसने किसको बेचा उस पर फर्क पड़ता है। चलो एनीवे, यहां तक समझा? गीत, आयशा, दोनों जवाब नहीं दे रहे। हाँ सर। क्या कहना है अगले क्वेश्चन में? वॉन्टर कंपनी acquired 30 million of Porcupine companies 100 million शेयर। 30 मिलियन, इसके पास टोटल शेयर कितने? Porcupine के पास 100 मिलियन, उसमें से वॉन्टर ने कितने ले लिए? 30। समझ में आ रहा है क्या बेटा? जम रहा क्या लोगों को? क्या बोल रहा है? Porcupine के पास 100 मिलियन शेयर है। लोग पहुंचे क्या तक? पहले तो वही बता दो। अच्छा, अक्टूबर हाँ 2008 वाला ना। हाँ, 1 अक्टूबर 2008 वॉन्टर कंपनी ने 30 मिलियन शेयर्स ले लिए पॉर्क्यूपाइन कंपनी के, जिसके पास 100 मिलियन शेयर थे। तो हमने टोटल कितना परसेंटेज ले लिया? 30% हमने अक्वायर कर लिया। ये एसोसिएट बन गई इन एक्सचेंज फॉर, ओ भाई, इन एक्सचेंज फॉर 75 मिलियन शेयर ऑफ इट्स ओन। वॉन्टर भैया ने अपने खुद के 75 मिलियन शेयर इनको दे दिए। 30 मिलियन उनसे ले लिए,
75 मिलियन अपने दे दिए। फेयर वैल्यू कितनी है बेटा वॉन्टर के शेयर्स की 1.6। तो आप परचेज कंसिडरेशन निकाल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 75 मिलियन इंटू 1.6 डॉलर, हाउ मच कैन समवन टेल मी? 120 120 मिलियन आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गया। ना समझा हो तुरंत तुरंत पूछ लीजिए, वरना आगे बढ़ने में दिक्कत होगी। यहां तक समझा? ये मेरे ख्याल से बैलेंस शीट का क्वेश्चन है। अगर आखिरी लाइन में पढ़ लूं, विच इज ऑलवेज माई स्ट्रैटेजी, मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ने के पहले जस्ट ऊपर जो लाइन लिखी है आपकी पूछ क्या रहा है, रिक्वायरमेंट पढ़ लो, खत्म करो, ताकि आपका माइंडसेट डेवलप हो जाए कि मेरे को ये निकालना है, उस हिसाब से इंफॉर्मेशन पिक किया करो। इन्वेस्टमेंट निकालनी है, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कितनी दिखेगी एसएफपी पर एज ऑन 31 मार्च 2009। हमने 1 अक्टूबर 2008 को खरीदा, मतलब दिस इज अ मिड ईयर एक्विजिशन। हमने 1 अक्टूबर को खरीदा और 31 मार्च 2009 को इसका ईयर एंड है, रिपोर्टिंग डेट है, ठीक है। हमने 6 महीने के लिए खरीदा है, ध्यान रखना। देखिए कैसे माइंडसेट बन जाता है फिर। Porcupine Company's profit is subject to seasonal variation. Its profit for the year ended 31st March 2009 was 100 million. 20 million of this profit was made from 1st April 2008 to 30th September 2008. ओ भाई, टोटल प्रॉफिट कितना कमाया? टोटल प्रॉफिट कितना? 100 मिलियन, सही है। अच्छा, इसमें से प्री एक्विजिशन कितना कमाया? है ना 20% या 20 मिलियन, ठीक है। प्री में कमाए 20 मिलियन, तो बचे कितने? करेक्ट, 80 मिलियन ही पोस्ट एक्विजिशन है, जिसमें से कुछ हिस्सा हमको मिलेगा, बचेगा कोई हिस्सा नको। तो हमें किसको कंसिडर करना है? हमें 80 मिलियन ही कंसिडर करना है। हमारे काम का कितना बेटा? 80 मिलियन ही 6। हमने पैसे कितने लगाए? 120, और फिर ये 80 मिलियन का कुछ मिल जाएगा, ठीक है। वॉन्टर कंपनी हैज वन सब्सिडरी एंड नो अदर इन्वेस्टमेंट अपार्ट फ्रॉम पॉक्यूपाइन कंपनी, ठीक है। व्हाट अमाउंट विल बी शोन? इंपेयरमेंट के बारे में कुछ दिया है क्या? नहीं। पीयूपी के बारे में कुछ दिया है क्या? नहीं। तो अच्छा, आपने इन्वेस्टमेंट कितनी की? 120। अच्छा, इसमें जोड़ देंगे। 80 मिलियन पोस्ट एक्विजिशन है, 80 मिलियन में से हमको कितने मिलेंगे? 30%। 80 मिलियन का 30% 24 मिलियन। जोड़ दो, 120 में जोड़ दो, 144। किसको नहीं समझा? गीत, आयशा, निशिका, ऑनलाइन वाले एक एक करके अपने डाउट पूछ लें अगर इसमें कुछ नहीं समझा है तो। ग्रुप डिस्पोजल, देखिए इतना याद रखना, नाम बहुत बड़ा लग रहा है, ग्रुप डिस्पोजल, ये नहीं तो वो नहीं तो। एट द एंड ऑफ द डे एक पेरेंट के लिए अपनी सब्सिडरी मात्र इन्वेस्टमेंट थी, उसके ऊपर कुछ भी नहीं थी। जैसे पीपी होता है वैसे ही था, मशीन खरीदी वैसे ही किसी और कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, क्योंकि शेयर होल्डिंग 50% से ज्यादा हो गई तो हमारी सब्सिडरी बन गई, तो मिला लो, ये कर लो, कर, टेंशन नहीं लेनी। एट द एंड ऑफ द डे इट इज इन्वेस्टमेंट। पेरेंट की स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या लिखता होगा? वो इन्वेस्टमेंट इन दिस एंड दिस कंपनी, बस मुद्दा खत्म। फिर कितना परसेंटेज होल्ड करते हैं, क्या करते हो, बाद में, वो तो कंसोलिडेशन की बात है, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द डे इट इज एन इन्वेस्टमेंट। एक इन्वेस्टमेंट क्या है भैया? आपने 1 लाख रुपए में कोई चीज खरीदी थी, 1.5 लाख रुपए में बेच दी, 50,000 का फायदा हो गया, मुद्दा खत्म। बस ऐसे ही होता है। दिस इज व्हाट डिस्पोजल इज। इतना उसको मन में कॉम्प्लिकेट मत करना कि सर इतना सारा जोड़ के रखे थे, एक एक करके माइनस करें। माइनस क्यों करना जब अब वो आपकी सब्सिडरी है ही नहीं, तो जोड़ो ही मत। जोड़ेंगे ही नहीं तो माइनस करने वाली कोई बात ही नहीं आई, सही बात है। चलो आ जाओ, तो फिर इसी मुद्दे के साथ शुरू करेंगे। ग्रुप डिस्पोजल। डिस्पोजल मस्ट बी रिफ्लेक्टेड इन पेरेंट्स इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ग्रुप्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पेरेंट इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे? बहुत आसान। सेल प्रोसीड कितनी मिली, आपकी इन्वेस्टमेंट का कैरिंग अमाउंट कितना था, नेट गेन लॉस जो भी आपका निकल कर आ जाएगा, खत्म। कितना आसान, कितने में बेचा, कितने में खरीदा था, बस उसके बीच का डिफरेंस जो भी है। अच्छा सर, इस गेन लॉस का क्या करूं? ये एक एक्सेप्शनल आइटम है, आप रोज की कंपनी खरीद बेच नहीं करते, ये एक एक्सेप्शनल आइटम है, ये आपके पीएनएल में आ जाएगी, डिस्क्लोज्ड सेपरेटली ऑन द फेस ऑफ पेरेंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन या ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो भी आप बोलना चाहो, उसके बाद का जो एक कॉलम होता है जिसमें आप अदर इनकम, फाइनेंस कॉस्ट वगैरह दिखाते हैं, वहां पर आपको ये एक्सेप्शनल आइटम के दौरान दिखाना पड़ेगा, ठीक है। एक्सेप्शनल आइटम नाम से आप वहां पे लिख सकते हैं डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी, डिस्पोजल ऑफ शेयर्स ऑफ सब्सिडरी, वैसा जो भी आपको दिखाना है तो आप इसको दिखा सकते हैं। ये एक एक्सेप्शनल आइटम है, ध्यान रखेंगे। एनी टैक्स ऑन द गेन इज कैलकुलेटेड बाय रेफरेंस टू द गेन इन द पेरेंट्स इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए
एट द एंड ऑफ द डे फैक्चुअली एंड लीगली स्पीकिंग ये पेरेंट की इन्वेस्टमेंट थी, पेरेंट ने अपनी इन्वेस्टमेंट बेच दी, प्रॉफिट में बेची। हो सकता है इसका कोई टैक्स इंप्लीकेशन हो, वो टैक्स किसको लगेगा? पेरेंट को लगेगा। इसका ग्रुप का कोई लेना देना नहीं है। ग्रुप इज जस्ट प्रेजेंटेशन फॉर शेयर होल्डर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। ठीक है, IFRS 3 आया, उसने बोला अरे 2 कंपनी है, जुड़ाओ इनको, जुड़ाओ, ताकि ग्रुप का परफॉर्मेंस पता चले। तो हम सिर्फ प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर पर्पस के लिए कर रहे थे। ठीक है, लेकिन लीगली स्पीकिंग ये एक इन्वेस्टमेंट थी पेरेंट की, पेरेंट ने इन्वेस्टमेंट बेच दी, उस पर प्रॉफिट हो गया तो टैक्स लगेगा। किसको लगेगा? पेरेंट को लगेगा। वही लिखा है, एनी टैक्स ऑन द गेन इज कैलकुलेटेड बाय रेफरेंस टू द गेन इन पेरेंट्स इंडिविजुअल FS। ग्रुप कंसोलिडेशन में कोई ये टैक्स वैक्स वहां से कैलकुलेट नहीं होता, पेरेंट की इन्वेस्टमेंट से होगा। पेरेंट ने ये इन्वेस्टमेंट कितने में खरीदी और ये इन्वेस्टमेंट कितने में बेच दी, बीच में अगर गेन है तो टैक्स लग जाएगा। किसको? पेरेंट को। याद रखना, प्रेजेंटेशन ऑन ग्रुप्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, impact on P&L, 100% of subsidiaries result consolidated up to the date of disposal। मीडिया डिस्पोजल भी तो हो सकता है ना, मीडिया एक्विजिशन हो सकता है, वैसे मीडिया डिस्पोजल हुआ। भी हो सकता है। तो जब तक डिस्पोज नहीं हुई थी तब तक तो ये आपकी सब्सिडरी थी, तो तब तक के सारे रिजल्ट जोड़ के रख ले, कोई दिक्कत नहीं। 1 जनवरी को साल शुरू होता है, 31 दिसंबर को साल खत्म होता है, 1 जुलाई को आपने अपनी सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट डिस्पोज ऑफ कर दी, कोई बात नहीं। 30 जून तक का जितना प्रॉफिट लॉस, रेवेन्यू, COS, इंट्रा ग्रुप, PUP, सारा कुछ आना चाहिए आपके P&L में, ग्रुप कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में आना चाहिए, क्योंकि ये 30 जून तक आपकी सब्सिडरी थी। ध्यान रखेंगे इस बात का। और जो भी गेन लॉस ऑन डिस्पोजल है वो भी रिफ्लेक्ट होगा आपके ग्रुप के P&L में, क्योंकि वो पेरेंट में भी होगा ना, तो पेरेंट से यहां पर शिफ्ट भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। इंपैक्ट ऑन SFP मतलब बैलेंस शीट पे क्या इंपैक्ट आएगा भैया? याद रखें, ईयर एंड पर ये आपकी सब्सिडरी नहीं है, याद रखना, ये ईयर एंड पर आपकी सब्सिडरी नहीं है। मैं पहले भी बोल चुका हूं, मैं वापस रिपीट करता हूं, P&L एक ड्यूरेशन के बाद, एक ड्यूरेशन पे बनता है, एक टाइम पीरियड को लेकर बनता है। ठीक है, तो P&L का टाइम अपोर्शनमेंट होता है, बैलेंस शीट का कुछ नहीं होता। इस दिन क्या वो आपकी सब्सिडरी थी? नहीं, तो काय को जोड़ रहे हो उसके एसेट? जब वो आपकी सब्सिडरी है ही नहीं ईयर एंड पे, तो उसके एसेट लायबिलिटी जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, ना NCI बनेगा, गुडविल भी नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, एट ईयर एंड नो शेयर्स आर हेल्ड बाय द पेरेंट एंड देयरफॉर डिस्पोज्ड सब्सिडरी इज नॉट इंक्लूडेड इन द ग्रुप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो इसमें गेन लॉस निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा ज्यादा। कितने में बेची? सेल्स प्रोसीड कितने में बेची? अच्छा, कितने की थी? नेट एसेट्स प्लस गुडविल माइनस NCI ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल। देखिए, एक कंपनी, आपके पास कोई सब्सिडरी है, तो आप इसमें क्या क्या कंसिडर करेंगे? ये सब्सिडरी कितने की थी, मतलब सब्सिडरी के नेट एसेट्स। इस सब्सिडरी से मेरे को कितना गुडविल मिला था, वो भी अपने आप में एक एसेट है, करेक्ट? गुडविल अपने आप में एक एसेट है जो सब्सिडरी के बुक्स में नहीं था, वो क्रिएट ही ग्रुप कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में हुआ था ना। हुआ क्यों था? आपकी सब्सिडरी की वजह से। अब वो सब्सिडरी नहीं है तो ये एसेट भी हमने दे दिया सामने वाले को। सही है, बात समझ में आ रही है? सब्सिडरी के जब एसेट एंड लायबिलिटी जोड़ी थी हमने, तो नेट एसेट क्रिएट हो गया था, और उसके अलावा एक और एसेट क्रिएट हुआ था, गुडविल, तो वो भी तो चलेगा। अब नेट एसेट भी चलेगा, गुडविल भी चलेगा, इसके अलावा कुछ फालतू लोग थे NCI, वो भी चलेगा, वो तो फायदा है ना, तो माइनस कर देंगे। माइनस कुछ पैसे तो उनको भी देने पड़ेंगे भैया, पूरी सब्सिडरी बिक गई और आपकी 70% थी, तो 30% अगले को देना पड़ेगा ना, तो वही तो NCI माइनस करेंगे ना भाई। आपकी सब्सिडरी 100 की थी, नेट एसेट प्लस गुडविल, उसमें से 30 NCI के, तो आपके कितने बचे? 70, तो 70 ही लेंगे ना, वो 70 हम माइनस करेंगे सेल प्रोसीड में से। Goodwill is calculated in usual manner, only changes instead of reporting date, it is calculated on disposal date। क्या बातें चल रही है यार। कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स, आपने कितने कैरिंग अमाउंट खरीदे थे मतलब जब आप अक्वायर करने गए तब कितने कैरिंग अमाउंट की क्या फेयर वैल्यू थी? फिर भैया प्रॉफिट एंड लॉस क्या हुआ है, सब्सिडरी की बात चल रही है ना, हाँ, सब्सिडरी को क्या प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है करंट पीरियड टू डिस्पोजल डेट में, वो जोड़ दें। अगर सब्सिडरी ने कोई डिविडेंड पे कर दिया है, मतलब उतना पैसा हमको वापस मिल गया, उससे ना सब्सिडरी का वैल्यूएशन गिर जाता है। सर ऐसा कैसे? डिविडेंड बांटने से सब्सिडरी का वैल्यूएशन कम कैसे हुआ? नहीं गिरते रे, शेयर्स नहीं गिरते। सुनो, ध्यान से सुनो, क्या रहता? डिविडेंड, हाँ, रिजर्व गिरते। डिविडेंड क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अगर आप प्रॉफिट खुद के पास रख लो तो उसको बोलते रिटेंड अर्निंग, लेकिन बांट दिए तो डिविडेंड। अरे तो बांट दिए ना, वो पैसा कंपनी से निकल चुका है, तो उतने से कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सा नीचे, रिजर्व में से माइनस होता है ना, 100 की में माइनस करते हैं तो कम हो जाती है इक्विटी, इसलिए माइनस।
हाँ सॉरी, कमिंग बैक, आपको कितने नेट एसेट मिले या ब्रॉड फॉरवर्ड, इस साल के शुरुआत में आपने कितने नेट एसेट ब्रॉड फॉरवर्ड किए, इसमें आप मिला देंगे आपकी सब्सिडरी ने इस साल कितना गेन एंड लॉस किया, जो भी है, मतलब लॉस हुआ होगा तो माइनस करेंगे, अगर प्रॉफिट हुआ है तो ऐड कर देंगे, माइनस कर देंगे डिविडेंड। अगर आपकी सब्सिडरी ने इस साल कुछ डिविडेंड बांटे हैं तो वो क्या 100 की से भी माइनस होता है। मैं थोड़ा शब्द गलत हो जाएंगे बट जस्ट टू एक ऐसी समराइज्ड फॉर्म में बता दूं, डिविडेंड बांटने से कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सा कम हो जाता है क्योंकि वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। प्रॉफिट खुद के पास रख लो तो वैल्यूएशन बढ़ जाता है, लेकिन बांट दिया जाए इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड तो थोड़ा सा कम हो जाता है। इक्विटी में से माइनस होता है डिविडेंड, इसलिए हमने यहां से भी माइनस कर दिया और आपके पास नेट एसेट्स ऑन डिस्पोजल आ जाएंगे। सर इसका क्या करूं, ऊपर काम आएंगे ना दादा, ऊपर वो जो गेन लॉस निकाल रहे थे वहां नेट एसेट चाहिए ना, उसके लिए निकाले इतने, थोड़ी पापड़ बेलते। यहां तक समझेगा सबको, ऑनलाइन वालों को कोई डाउट? हाँ भाई आ जाओ। IAS 12 इनकम टैक्स, इसमें दो ही बातें ध्यान रखनी है। पहला तो ये कि ओवर प्रोविजन अंडर प्रोविजन, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन मतलब एफए में, जिन्होंने एफए पढ़ा होगा, जिन नहीं पढ़ा होगा मैं अभी पढ़ा दूंगा, कोई बात नहीं। दूसरा हमें ध्यान रखना है डेफर्ड टैक्स। आ जाओ फटाफट, करंट टैक्स का जो मामला है ना, इसमें आपको ओवर प्रोविजन और अंडर प्रोविजन काम आएगा, डेफर्ड टैक्स थोड़ा सा अलग चलता है, दोनों को देख लेंगे। आ जाओ, एंट्री तो काफी सिंपल है यार, किसी भी एक्सपेंस को जो अभी तक पे नहीं हुआ है उसको रिकॉर्ड करने का एक ही तरीका है, एक्सपेंस डेबिट टू लायबिलिटी। इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट टू इनकम टैक्स पेबल, बहुत ही आसान। और ये जो इनकम टैक्स पेबल होता है, क्योंकि आपको अगले 12 महीने के अंदर पे कर देना पड़ेगा, तो ये सारा का सारा एज अ करंट लायबिलिटी ही बुक होता है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है आई एम सॉरी। आ जाओ, ओवर प्रोविजन और अंडर प्रोविजन का केस फटाफट से हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आ जाओ ओवर प्रोविजन अंडर प्रोविजन को देखेंगे। 2008 ले लेते हैं, पहला साल है हमारे पास 2008, जब आपने एक टैक्स एक्सपेंस बुक कर लिया, क्योंकि एस्टिमेट होता है, साल के एंड में हमें पता नहीं होता है कि टैक्स का खर्चा कितना होने वाला है, प्रॉफिट कितना होने वाला है। काफी सारी ईयर एंड एडजस्टमेंट एंट्रीज बची होती है, जैसे कि डेप्रिसिएशन प्रोविजन, जो कि कभी कभार टैक्स डिडक्टेबल भी होती है, वो फाइनलाइज नहीं हो पाती है। तो क्या होता है, हम साल के एंड में सिर्फ एक एस्टिमेट एक टैक्स का बुक कर लेते हैं, एक्सपेंस डेबिट टू पेबल। तो इसके चलते अगले साल जब हम पहुंच जाते हैं तो हो सकता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस टैक्स का अमाउंट फ्लक्चुएट कर जाता है। आपने जितना प्रोविजन बुक किया था ना, उससे थोड़ा सा अलग रहेगा। अब अलग रहने का क्या मतलब है, या तो थोड़ा ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। तो अगर आपने पिछले साल अंडर प्रोवाइड कर रखा था, कि एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 2008 में आपने 2 लाख रुपए का टैक्स का एक एस्टिमेट बुक किया है, 2008 में आपने 2 लाख रुपए का एक टैक्स का एस्टिमेट बुक किया है, इसकी एंट्री रहेगी इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट 2 lakhs टू इनकम टैक्स पेबल 2 सर आप lakhs। लिख कहाँ रहे हैं? मैं अपने आईपैड पे लिख रहा हूं, जो आप लोग को नहीं दिख रहा है, आप अपना अपना लिखें। चोचली लिखो ना अपना अपना। सर आप कहां लिख रहे हैं? फिर हम आ जाते हैं 2009 में, अगले साल हमारे साथ एक अनहोनी होगी। क्यों अनहोनी काय को होगी सर? अरे भैया, आपने जो टैक्स का एस्टिमेट किया था ना 2 लाख रुपए, आपको टैक्स भरना पड़ रहा है 2.5 लाख। आपको टैक्स भरना पड़ रहा है 2.5 लाख। आपने पेबल कितना बुक किया था बेटा? 2 लाख। 2008 में आपने टैक्स एक्सपेंस बुक किया था 2 लाख रुपए, विच इज एन एस्टिमेट। अच्छा एस्टिमेट तो है, ठीक है, तो आपने उसकी एंट्री पास की होंगी, इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट टू इनकम टैक्स पेबल 2 लाख। अब 2009 में आपको पता चला टैक्स कितना पे करना है? 2.5 लाख। 2.5 लाख पे करना है, अंडर प्रोविजन हुआ ना। 2 लाख रुपए का आपने प्रोविजन किया और 2.5 लाख भरने पड़ गए, अंडर प्रोवाइडेड था। दिस इज अ केस ऑफ अंडर प्रोविजन। 250। अरे 2.5 और 1.5 नहीं पता भाई, 2.5 मतलब 2.5 lakhs। हाँ अंडर प्रोविजन, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा। तो हम अब इसकी एंट्री क्या पास करेंगे 2.5 लाख रुपए की बेटा? पहले तो आपने जो पेबल क्रिएट किया था, इनकम टैक्स पेबल जितना किया था ना, वो 2 लाख रुपए का खत्म हो जाएगा, डेबिट कर देंगे उसको। कितने से? 2 लाख से, क्योंकि वो बना ही 2 लाख का था, ठीक है। फिर और हमें डेबिट करना पड़ेगा, इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा कितने से? 50,000 से। इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा 50,000 से टू बैंक। कितना? 2.5 लाख, क्योंकि हम अब पूरा 2.5 लाख रुपए पे कर देंगे इस तरीके से। ये कब का टैक्स भरा आपने? 2008 का। कब भरा? 2009 में। भैया ये तो 2008 के टैक्स का एडजस्टमेंट था। अब 2009 में अज्यूम कीजिए, 2009 में आपका नया एक टैक्स एस्टिमेट निकल कर आ रहा है 2,80,000। 2009 खत्म हो चुका है, 31 दिसंबर 2009 को आपने एक नया टैक्स एस्टिमेट की एंट्री पास करेंगे, विच विल बी
2,80,000। अब ध्यान दीजिए, इसकी एंट्री क्या होगी? इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट 2,80,000 टू इनकम टैक्स पेबल। इसकी एंट्री क्या होगी? 2,80,000 की। 2009 का टैक्स का एस्टिमेट है ये। इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट टू इनकम टैक्स पेबल। ठीक है, ये आप एंट्री पास कर देंगे। लेकिन आप ध्यान देंगे तो इस साल के जब पीएनएल को आप रेफर करेंगे ना, तो आपको दो इनकम टैक्स एक्सपेंसेस में दिखेंगे। एक तो पिछले साल का जो 50,000 का एक्स्ट्रा करना पड़ा, और इस साल का 2,80,000। तो टोटल 3,30,000 आपको इस साल के पीएनएल में दिखेगा। और इस साल के पेबल में कितना दिखेगा? 2,80,000 ही, क्योंकि पेबल तो हमने पहले ही उड़ा दिया था ना। ठीक है, समझ में आया? पिछले साल के अंडर प्रोविजन की वजह से इस साल का एक्सपेंस बढ़ता है। इसका पूरा अपोजिट केस ले लो, पिछले साल के ओवर प्रोविजन की वजह से इस साल का एक्सपेंस कम हो जाएगा। पिछले साल के अंडर प्रोविजन की वजह से इस साल का टैक्स एक्सपेंस बढ़ता है, पिछले साल के ओवर प्रोविजन की वजह से इस साल का टैक्स एक्सपेंस कम होता है। अगला क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको ओवर प्रोविजन वाला भी समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। लेकिन आपकी बैलेंस शीट पे जो लायबिलिटी दिखती है वो आपके एस्टिमेट से रिलेट करेगी हर टाइम। ठीक है, आ जाओ सीधा क्वेश्चन पर आते हैं। आ जाओ सीधा क्वेश्चन पे चलेंगे। जेठा हैज एस्टिमेटेड इट्स इनकम टैक्स लायबिलिटी फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009। कितना? 1,80,000 2009 में। प्रीवियस ईयर की इनकम टैक्स लायबिलिटी एस्टिमेटेड, ध्यान देना, शब्दों पे ध्यान देना, एस्टिमेटेड। कितनी एस्टिमेट की है? ये प्रोविजन है पिछले साल का ना। क्या 1.5 लाख प्रोविजन है पिछले साल का? परफेक्ट, पिछले साल का प्रोविजन है 1.5 लाख पिछले साल का, इन प्रीवियस ईयर। कैलकुलेट टैक्स एक्सपेंस, क्या बोलना है? कैलकुलेट टैक्स एक्सपेंस दैट विल बी शोन इन स्टेटमेंट ऑफ P&L फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2009 if the amount that was actually agreed and settled with tax authorities in respect of 2008 was 1,65,000। पिछले साल आपने 1.5 लाख का प्रोविजन किया और इस साल आपको 1,65,000 भरने पड़ गए, मतलब दैट वाज द केस ऑफ अंडर प्रोविजन। उसका 15,000 का जो डिफरेंशियल है वो इस साल के टैक्स एक्सपेंस में चला जाएगा। परफेक्ट। 2008 का अगर मैं ये 1,65 में देखूं तो 15,000 इस साल के पीएनएल में चला जाएगा एडिशनल। और 2009 का कितना जाएगा? एस्टिमेट कितना है बेटा? 1,80,000। टोटल एक्सपेंस कितना होगा? 1,95,000। हाँ, क्या पूछो? मतलब जो फर्स्ट केस है 1,65,000 है, उसमें 1,65,000 का एस्टिमेशन बनाया हुआ है। नहीं, 1.5 लाख का एस्टिमेशन बनाया हुआ है, 1,65,000 हमने पे किए। मैंने यही बोला। हाँ बोलो। मैंने सेम चीज बोली। तो 15,000 का अंडर प्रोविजन हो गया, वो हम पीएनएल से ये करेंगे, पीएनएल में राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ नहीं करेंगे, ऐड करेंगे, सॉरी, पीएनएल से उसको रिटर्न ऑफ, चार्ज टू पीएनएल बोलते हैं। चार्ज टू पीएनएल। और जो सेकंड केस है 1,40,000 का टैक्स। नहीं, उसने पूछा क्या? कैलकुलेट टैक्स एक्सपेंस दैट विल बी शोन इन पीएनएल फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2009। मेरे को वो अमाउंट बताओ, कितना जाएगा? गलत, पहले में बताओ, पहले में। 195। करेक्ट। 195 क्यों सर? 1,80,000 2009 का खुद का, और पिछले साल के जो 15,000 का एक्स्ट्रा हमें करना पड़ेगा वो 1,80,000 प्लस 15,000 195। 180 इस बार का जोड़ना पड़ेगा। तो वैसे तो फर्स्ट केस में फिर 195 होगा, और सेकंड केस में जो सेकंड केस है जो 151 है, उसमें 10,000 रुपए पिछले साल का प्रोविजन के बच गए हैं, तो 170 ही ऐड करना पड़ेगा। 170 प्लस, नहीं 170, सही बात है। अच्छा, दूसरे केस पर आ जाओ। दूसरे केस पे, केस बी, उसमें क्या हो रहा है? आपने पिछले साल 1.5 लाख रुपए का प्रोविजन किया था, लेकिन आपको भरने पड़े 1,40,000। आपने पिछले साल 1.5 लाख का प्रोविजन किया था, लेकिन आपको भरने पड़े 1,40,000। तो 1,40,000 ही भरने पड़े, तो मतलब पिछली बार का ओवर प्रोविजन था, पिछली बार का ओवर प्रोविजन था, तो उसको खत्म करना पड़ेगा। उसके लिए एंट्री क्या पास करेंगे? ध्यान देंगे, 2008 में आपने प्रोविजन कर रखा था 1.5 लाख का, ठीक है, 1.5 लाख का प्रोविजन कर रखा था। आपको पे कितने करने पड़े? 140। आपको पे करने पड़े 140। तो आपने 10,000 का एक्स्ट्रा कर रखा था। अब जब हम इसको पेमेंट कर देंगे ना, पेमेंट की एंट्री क्या होगी? इनकम टैक्स
पेबल पूरा राइट ऑफ करना पड़ेगा जो आपने 1.5 लाख रुपए का बना रखा था। तो इनकम टैक्स पेबल मैं डेबिट कर दूंगा 1.5 लाख से, 1,50,000 से मैं डेबिट कर दूंगा। ठीक है, मैं क्रेडिट करूंगा बैंक टू बैंक, कितना 1,40,000, क्योंकि मुझे 1,40,000 ही भरने पड़े। तो सर ये 10,000 जो बच गए वो कहां जाएंगे? टू इनकम टैक्स एक्सपेंस। 10,000 कहां जाएंगे? टू इनकम टैक्स एक्सपेंस। अब मैं क्या करूंगा, 2009 में मैं एक और एंट्री पास करूंगा, इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट 1,80,000, जो कि 2009 का टैक्स एस्टिमेट है। 2009 के ईयर एंड पर मैं एक और एंट्री पास करूंगा, तो वो उसी साल के 2009 का जो इनकम टैक्स का एस्टिमेट है उसके लिए मैं एक और एंट्री पास करूंगा, 1,80,000 डेबिट इनकम टैक्स एक्सपेंस टू इनकम टैक्स लाइबिलिटी पेबल 1,80,000। अब देखिए, ध्यान से देखिए आप, इनकम टैक्स एक्सपेंस वाला जो आपका अकाउंट है ना, उसमें 2 एंट्रीज आ चुकी है। पहले तो डेबिट हो गया 1,80,000 से, जो इस साल का एस्टिमेट है, 2009 का एस्टिमेट है, लेकिन 2008 के एस्टिमेट का 10,000 क्रेडिट में पड़ा है। ये आपस में दोनों थोड़ा बहुत सेट ऑफ हो जाएंगे, पार्शियल सेट ऑफ हो जाएगा, और हमारे पास टैक्स एक्सपेंस इस साल का निकल कर आएगा 1,70,000। टैक्स एक्सपेंस निकल कर आएगा 1,70,000। करंट टैक्स में इतना ही है। आपके पूरे टैक्स के सिलेबस में IAS 12 में आपको मात्र 2 चीजें, IAS 12 इनकम टैक्सेस में आपको मात्र 2 चीजें, करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स। करंट टैक्स में ओवर प्रोविजन अंडर प्रोविजन के केस आ सकते हैं, और ये परफेक्ट एग्जांपल है। अगर ये एग्जांपल आप लोगों को समझ गया है तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी। मैं बढ़ता हूं डेफर्ड टैक्स की तरफ। देखिए डेफर्ड टैक्स क्या है, इसके पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द एस्टिमेटेड फ्यूचर टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स रिकॉग्नाइज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करंट एंड प्रीवियस पीरियड, जो भी था हमको क्या करना है। डेफर्ड टैक्स क्रिएट इस वजह से होता है कि जो आपका टैक्सेबल प्रॉफिट होता है और आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट होता है, अकाउंटिंग प्रॉफिट जिसे कहते हैं, उन दोनों में थोड़ा अंतर होता है। सर अंतर क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एक्सपेंसेस टैक्स डिडक्टेबल नहीं होते हैं। जैसे कि किसी कंपनी ने एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस किए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो दिखेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो एंटरटेनमेंट एक्सपेंस दिखेगा जो आपके प्रॉफिट को कम करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन टैक्स वाला बोलेगा चौल में ना, बोले ये सब ये एंटरटेनमेंट एक्सपेंस हमारे पास नहीं चलते। ऐसे तो आप साल में 2 करोड़ प्रॉफिट कमाओगे, कहोगे 2 करोड़ एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, ले प्रॉफिट 0, तो डिसअलाउ कर देगा। तो टैक्सेबल प्रॉफिट और अकाउंटिंग प्रॉफिट में फर्क होता है। इसकी वजह से कुछ ना डिफरेंसेस आने लगते हैं। मतलब आप जो टैक्स कैलकुलेट करेंगे एज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एज पर अकाउंटिंग, वो थोड़ा अलग निकल कर आएगा, और टैक्स के हिसाब से जो टैक्स निकल कर आएगा वो अलग आएगा। इन सब चीजों को स्मूदन आउट करने के लिए एक नया कंसेप्ट लेकर आए जिसका नाम है डेफर्ड टैक्स। तो डेफर्ड टैक्स में परमानेंट और टेम्पररी डिफरेंस, 2 टाइप के डिफरेंस होते हैं। डेफर्ड टैक्स में मतलब टैक्सेशन रूल में परमानेंट एंड टेम्पररी डिफरेंस होते हैं। परमानेंट डिफरेंस मतलब एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस ये ना पहले अलाउ हुआ था, ना आज अलाउ होगा, ना कल अलाउ होगा, इसका अलाउंस आपको मिलेगा ही नहीं कभी भी। ये आपके प्रॉफिट से डिडक्ट नहीं होगा। आपने अपने अकाउंटिंग प्रॉफिट में तो इसे माइनस करके रखा है, जैसे ही ये टैक्स के लिए आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाएगी, जो भी टैक्स कंसल्टेंट होगा इसे ऐड बैक कर देगा, इतने से जो भी एंटरटेनमेंट एक्सपेंस है उससे आपका प्रॉफिट बढ़ा देगा कि भैया ये टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस है ही नहीं, इस पे भी टैक्स लगेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। लेकिन देयर आर सम टाइप्स ऑफ टेम्पररी, ये परमानेंट डिफरेंस है, इस पे आज भी अलाउंस नहीं है, इस पे कल भी अलाउंस नहीं है, लेकिन कुछ टेम्पररी डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। मोस्ट पॉपुलर जो आप लोग को सिलेबस में भी है, ठीक है, डेप्रिसिएशन। सर डेप्रिसिएशन कैसे टेम्पररी है? देखिए आप एक मशीन खरीदी है 1000 की, ठीक है, 1000 की मशीन आप बोल रहे हैं 5 साल चलेगी, तो अकाउंटिंग प्रॉफिट के हिसाब से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसा दिखेगा? हर 5 साल में 200 का डेप्रिसिएशन दिखते जाएगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपकी इनकम टैक्स अथॉरिटी बोले पहले साल में 300 का डिडक्शन लेना, दूसरे साल में 200 का लेना, चौथे साल में कुछ और करना, 5वें साल में कुछ और करना, है ना। तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन शायद वो आपको अलग बता दे। लेकिन इतना ध्यान रखना, आपकी मशीन 5 साल चल रही है, उसी तरीके से एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इनकम टैक्स के हिसाब से भी वो मशीन खत्म हो जाएगी। हो सकता है इनकम टैक्स वाले बोले भाई 3 साल में ही खत्म कर दो, 3 साल में कर देंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। अकाउंटिंग के हिसाब से 5 साल में हो रही है, 5 साल में कर देंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये टेम्पररी डिफरेंस कहलाता है। मैं टेम्पररी डिफरेंस के ज्यादा डिटेल में नहीं जा पाऊंगा, मैं न्यूमेरिक एग्जांपल अभी देना अवॉइड कर रहा हूं, वरना बात खिंचा जाएगी, ठीक है। अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट का एक फटाफट से रीड लगा लीजिए, और डिफरेंस इन प्रॉफिट अकर्स ड्यू टू में मैंने कुछ 1-2 एग्जांपल दिए, वो देख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि डिफर्ड टैक्स का कैलकुलेशन होता कैसे है। इस पे आप लोग के साथ एक आध क्वेश्चन भी सॉल्व होगा।
हाँ, कैरिंग अमाउंट तो वही ऑब्वियसली जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी वजह से कुछ कैरिंग अमाउंट बनेगी आपके एसेट की। कुछ प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, कोई बिल्डिंग खरीदी, उसको डेप्रिशिएट कर गए, कुछ कैरिंग अमाउंट तक आप पहुंच गए होंगे। कुछ एक टैक्स बेस होगा जो आपकी कैरिंग अमाउंट से डिफर करेगा। टैक्स वालों ने बोला हर साल, हर मतलब मान लो आपने कोई मशीनरी खरीदी, आपका कहना है कि हम स्ट्रेट लाइन ही यूज करेंगे लेकिन 5 साल तक, 5 साल चलेगी ये मशीन, तो हर साल 200 का डेप्रिसिएशन, मान लो मशीन 1000 की है, 200 5 साल तक। इनकम टैक्स वाले बोले स्ट्रेट लाइन तो सही है लेकिन आपकी मशीन सिर्फ 3 ही साल चल पाएगी। ये किसने बोला? टैक्स वालों ने बोला। तो हर साल ना कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस में फर्क आते जाएगा, ठीक है। उस फर्क को नोट डाउन कर लीजिए जिसे हम कहते हैं टेम्पररी डिफरेंस। उस फर्क को नोट डाउन कर लीजिए जिसे हम कहते हैं टेम्पररी डिफरेंस। एंड डेफर्ड टैक्स, वो जो भी डेफर्ड टैक्स का जो भी अमाउंट है इज इक्वल्स टू टेम्पररी डिफरेंस इनटू टैक्स रेट। डेफर्ड टैक्स इज इक्वल्स टू टेम्पररी डिफरेंस इनटू टैक्स रेट, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपका डेफर्ड टैक्स का जो भी प्रोविजन है, मान लीजिए आपका एक ओपनिंग प्रोविजन आ रहा है डेफर्ड टैक्स का 1000, आपका डेफर्ड टैक्स का ओपनिंग प्रोविजन आ रहा है 1000 और अभी आपने इसी फॉर्मूले से टेम्पररी डिफरेंस इनटू टैक्स रेट से 1200 निकल गया, तो वो जो 1200 निकला है वो नया प्रोविजन नहीं है, वो क्लोजिंग प्रोविजन है। याद रखना इस बात को। डेफर्ड टैक्स इज इक्वल्स टू टेम्पररी डिफरेंस इनटू टैक्स रेट। इससे जो डेफर्ड टैक्स निकलेगा ना बेटा, वो क्लोजिंग प्रोविजन है। याद रखना, वो इस साल का प्रोविजन नहीं है, वो क्लोजिंग प्रोविजन है। क्लोजिंग प्रोविजन कितना आया? 1200। फॉर एग्जांपल ओपनिंग में कितना था? 1000, तो इस साल का प्रोविजन कितना बना? 200। तो इसकी एंट्री क्या पास होगी? वही P&L डेबिट टू लायबिलिटी, सिंपल, मतलब टू कीप इट सिंपल। इसमें क्या है? इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट टू डेफर्ड टैक्स की लायबिलिटी एसएफपी में। अगर आपको अपना प्रोविजन बढ़ाना है तो ओपनिंग प्रोविजन कितना था? 1000, क्लोजिंग कितना निकल के आया? 1200। 200 से प्रोविजन बढ़ाना है, बढ़ा दो, सिर्फ 200 से ही। जो ये फॉर्मूले से डेफर्ड टैक्स इज इक्वल्स टू टेम्पररी डिफरेंस इनटू टैक्स रेट है, ध्यान रखिएगा, इससे निकलने वाला डेफर्ड टैक्स का जो प्रोविजन है वो क्लोजिंग प्रोविजन होता है, इस साल का प्रोविजन नहीं होता। इट इज नॉट एन एक्सपेंस, इट्स द ईयर एंड लायबिलिटी। अब मान लीजिए आपका ओपनिंग प्रोविजन था 1300 और क्लोजिंग निकल कर आया 1200, मतलब आपको प्रोविजन कम करना है। अरे तो कम कर देंगे प्रोविजन, जो भी डेफर्ड टैक्स का आपका प्रोविजन है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज डेबिट टू P&L, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी टू P&L। सर आपने अपने नोट्स में OCI क्यों लिख के रखा है? आ जाओ आगे। डोंट वरी, रिवैल्यूएशन की वजह से आता है, डोंट वरी, आपके नॉलेज के लिए लिखा है ताकि अलग से ना पढ़ाना पड़े। डेफर्ड टैक्स एसेट, अरे एसेट, अब पूरी महाभारत खत्म होने के बाद मैं ये नहीं बता रहा कि अरे डेफर्ड टैक्स एसेट है, सॉरी बता रहा हूं। डेफर्ड टैक्स एसेट अभी तक जो हो रहा था वो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी थी। सर ये एसेट कैसे निकल सकता है? मान लीजिए किसी कंपनी को लॉस हो गया तो डेफर्ड टैक्स एसेट बन जाएगा। लेकिन जो कंपनी लॉस में है वो एसेट बुक कैसे कर सकती है? बोले भाई तू लॉस में, तू पहले तो ये प्रूव कर कि तू एक कुछ फ्यूचर तक चल पाएगा, एक फोर्सिएबल फ्यूचर तक चल पाएगा, अपनी कंपनी को रिकवरी मोड में ला पाएगा, तब जाके हम तेरे को डेफर्ड टैक्स एसेट बुक करने देंगे। वरना जो कंपनी लॉस में, वो किस बात का एसेट बुक करे भाई? यूजुअली लॉस मेकिंग एंटिटीज के डेफर्ड टैक्स एसेट बनते हैं, ध्यान रखिएगा। डेफर्ड टैक्स एसेट बुक करने का एक बहुत बड़ा एलिमेंट ये है कि आपको प्रूव करना पड़ता है कि आप आज से कुछ सालों में प्रॉफिटेबल हो जाएंगे और ये जो डेफर्ड टैक्स एसेट है इसको आप कंज्यूम कर लेंगे बाद में। प्रॉफिट होगा ना, प्रॉफिट होगा, उस पर टैक्स लगेगा, तो आप ये डेफर्ड टैक्स उसे नलिफाई कर दोगे, भाई ये लो डेफर्ड टैक्स यूज कर लिया, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा क्लॉज है, इसको ध्यान रखें। डेफर्ड टैक्स एसेट यूजुअली बनता है ही नहीं एंटिटीज का। लिखा है इफ एन एंटिटी हैज अ डेफर्ड टैक्स एसेट दैट रिजल्ट्स फ्रॉम प्रायर लॉसेस, entity must be able to show that there will be enough projected profits to use the asset before it can be recognized। उसे एसेट बनाने के पहले सोच समझ के बनाना, क्योंकि आपको प्रूव करना पड़ेगा कि भाई हम फ्यूचर में जाके प्रॉफिटेबल होने वाले हैं। रिवैल्यूएशन पर आते हैं। रिवैल्यूएशन ऑफ नॉन करंट एसेट, देखिए रिवैल्यूएशन आप कराएंगे अपने एसेट्स का, जो भी नॉन करंट एसेट है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को आप रिवैल्यू कराएंगे। रिवैल्यूएशन के दौरान उनकी कैरिंग अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी। रिवैल्यूएशन के दौरान उनकी कैरिंग अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी और हो सकता है कि टैक्स बेस सेम रहे, हो सकता है कि टैक्स बेस सेम रहे, तो इन दोनों के बीच का टेम्पररी डिफरेंस बढ़ जाएगा। अगर टेम्पररी डिफरेंस बढ़ जाएगा तो डेफर्ड टैक्स भी बढ़ जाएगा। तो क्योंकि रिवैल्यूएशन पे जो गेन होता है वो OCI में जाता है, तो उससे रिलेटेड
जो भी डेफर्ड टैक्स आएगा वो भी ओसीआई में ही पार्क होगा। बताइए किसको डाउट? ठीक 6। तो रिवैल्यूएशन वाला भी मैंने बता दिया कि रिवैल्यूएशन पे कभी कभार टैक्स का डिफरेंस आ सकता है, कभी कभार नहीं, टैक्स का डिफरेंस आएगा रिवैल्यूएशन पे, पर क्योंकि रिवैल्यूएशन ओसीआई की चीज है तो उस पे निकलने वाला डेफर्ड टैक्स भी ओसीआई में जाना चाहिए। इसलिए जो ऊपर वाली एंट्री आप देखेंगे प्रोविजन, इंक्रीज इन प्रोविजन या डिक्रीज इन प्रोविजन, तो उसमें पीएनएल के साथ मैंने ओसीआई लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है। मैं सीधा सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं। On 1st January 2005, Kachra Company decided to revalue its land for the first time. A qualified property valuer reported that market value of the land on that date was 80,000 and land was originally purchased 6 years ago for 65,000. The required provision for income tax for the year ended 31st December 2005 is 19,400. The difference between carrying amounts of the net assets of Simon, including Simon नहीं बे कचरा, कचरा होगा। and their lower tax base at 31st December 2005 is 27,000। मतलब टेम्पररी डिफरेंस दे दिया है क्या इसने? ओ भाई टेम्पररी डिफरेंस है क्या? गीत, हाँ। तुम लोग गीत हो कह रहे, गाना गा रहे दोनों, गीत। हाँ बेटा, टेम्पररी डिफरेंस दिया है क्या कहीं इसमें? ठीक है, आराम से सोच समझ के बूझ के मेरे को बताना कि टेम्पररी डिफरेंस दिया है कि नहीं। हाँ, और कौन है हमारे साथ? हमारे साथ है संवाददाता निशिका साहू। निशिका साहू बेटा, टेम्पररी डिफरेंस दिया है क्या कहीं क्वेश्चन में, जो अभी तक हमने पढ़ा उसमें कहीं? 27,000 इज द टेम्पररी डिफरेंस। परफेक्ट, ठीक है, दिया है। और क्या क्या दिया है? ओपनिंग बैलेंस ऑन डेफर्ड टैक्स अकाउंट, डेफर्ड टैक्स प्रोविजन का 2600 ओपनिंग प्रोविजन दिया हुआ है। और क्या है? रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना है बेटा? 25%। बहुत बढ़िया। टेम्पररी डिफरेंस में मैं 25% अगर लगा दूं, टेम्पररी डिफरेंस 27,000 का टेम्पररी डिफरेंस है, अगर मैं उस पर 25% लगा दूं तो मेरे पास क्लोजिंग प्रोविजन आ जाएगा। कितना है? 6,750 का मेरे पास एक क्लोजिंग प्रोविजन निकल कर आ रहा है। मेरे पास एक क्लोजिंग प्रोविजन निकल कर आ रहा है। अब मुझे एक बात बताइए, रिवैल्यूएशन हुआ है बिल्डिंग का? कितने से? ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना उसमें। क्या किसमें? हाँ, रिवैल्यूएशन इंक्लूडेड है, सही बात है। 15,000। रिवैल्यूएशन कितने का हुआ है? 15,000। तो रिवैल्यूएशन की वजह से कैरिंग अमाउंट बढ़ गए होंगे? 15,000 से बढ़ गए होंगे कि नहीं? बताएंगे सब लोग। तो अगर मैं रिवैल्यूएशन पे टैक्स निकालना चाहूं, रिवैल्यूएशन पे डेफर्ड टैक्स का अमाउंट निकालना चाहूं, रिवैल्यूएशन की वजह से कितना डेफर्ड टैक्स आया? तो 15,000 पे 30%। परफेक्ट। नहीं सर, सॉरी 25%। 25%। 6750 का। रुक जा चिंकी, कंफ्यूज मत हो बेटा, और अगर कंफ्यूज होना है म्यूट होके हो। हाँ, 15,000 बढ़ा है क्या ये रिवैल्यूएशन, और उस पर 25%, कितना आएगा? 3750। ठीक है, ये 3750 6750 में इंक्लूडेड है। 3750 6750 में इंक्लूडेड। क्या? ये क्लोजिंग अमाउंट है ना? हाँ, ये दोनों क्लोजिंग अमाउंट है आपस में। ठीक है, ठीक। अच्छा, मेरे ये 6750 में से 3750 तो ओसीआई में चार्ज हो जाएंगे। चलो ठीक है, तो बचा कितना अपने पास? हाँ, मैं तो पहुंचा ही नहीं वहां तक, रुक जाओगे। टेम्पररी डिफरेंस है 27,000, उस पर 25% लगाया तो मेरे पास टोटल डेफर्ड टैक्स की क्लोजिंग आ गई, टोटल डेफर्ड टैक्स की। अब ये टोटल में से ओसीआई में कितना जाएगा? 3,750। ये 6,750 में से ओसीआई में कितना जाएगा? 3,750। बचा कितना? 3,000 बच गया। 3,000 बचा हुआ है। 3,000 बच गया। और ये 3,000 क्या है बेटा? ये क्लोजिंग है, और ओपनिंग है 2600। हाँ। और ओपनिंग है 2600, वो मैं इसमें से माइनस कर दूंगा। ओपनिंग है 2600, सर वो मैं इस साल के पीएनएल में 400 चार्ज कर दूंगा, पीएनएल एक्सपेंस। हाँ, अब पूछ लो भाई। सुरीला सर था वो। फिर ये
क्या 3750 कहाँ से आया? रीवैल्यूएशन में बेटा कितने कितने से रिवैल्यू हुई अपनी लैंड? 80,000, 15,000। तो 15,000 पे अगर मैं टैक्स रेट लगा दूं 25%, तो वो कहां जाना चाहिए? ओसीआई में जाना चाहिए ना, क्योंकि वो रिवैल्यूएशन की वजह से हुआ। सर कैसे, मतलब? अच्छा ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन ध्यान से पढ़ूं तो उसमें लिखा हुआ है कि वो जो डिफरेंस आ रहा है 27,000 का, हाँ हाँ वो 27,000 का जो टेम्पररी डिफरेंस है वो क्यों आएगा? क्योंकि कैरिंग अमाउंट एंड टैक्स बेस में फर्क है, और ये कैरिंग अमाउंट में वो 15,000 इंक्लूडेड है। इस कैरिंग हाँ, तो वो 15,000 की वजह से कैरिंग अमाउंट बढ़ गई, और क्योंकि वो बढ़ गई तो वो 27,000 तक चले गया। तो 27,000 पे टोटल डेफर्ड टैक्स आ गया, और फिर मैंने 15,000 पे अलग से डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट कर लिया 3750, क्योंकि मुझे ये ओसीआई में चार्ज करना पड़ेगा। तो पीएनएल के लिए कितना बचा? 3,000 नहीं, लेकिन पूरा 3,000 है नहीं, ये 3,000 तो क्लोजिंग है। ओपनिंग में भी हमारे पास 2600 था, तो पीएनएल के लिए कितना बचा? 400। मुझे 2600 से अपना प्रोविजन लेके जाना है 3,000 पे, तो बचे कितने? 400। हाँ बोलो। सर, ऐसे भी कर PNL सकते हैं कि अगर हमें डायरेक्ट, अगर हम क्लोजिंग पे ही निकाले, मतलब रिवैल्यूएशन उसको हटा दे, 27,000 में से रिवैल्यूएशन हटा 12,000 पे 25% ले लो। हाँ, तो वो तो डायरेक्ट क्लोजिंग आ जाएगा, वैसे भी कर सकते हैं। परफेक्ट, नो इश्यूज। 12,000 पे 25%, 3,000 निकल के आएगा। 3,000 आपका क्लोजिंग प्रोविजन है। ओपनिंग आपके पास 2600 था, बचे 400। 400 पीएनएल में, 400 पीएनएल में गए, 3,750 ओसीआई में गए। वूहू! और बताइए, गीत को कोई डाउट यहां तक? नो सर। ओके, निशिका डाउट से भरी हुई। बताइए निशिका, आपको क्या डाउट है? सर अगर सपोज हमने 27,000 में से 15,000 माइनस किए, तो जो 12,000 पे जो टैक्स आया वो 3,000 आया। करेक्ट। तो अगर 12,000 नहीं आता डिफरेंस और उससे कम आता डिफरेंस, सपोज 9,000 हाँ या 8,000, हाँ, तो उसका 25% तो फिर 2,600 से कम आता। कम आता तो हम रिवर्सल डाल देते। सही बात है, बिल्कुल सही, सही जा रही हो। तो हम इंक्रीज करेंगे क्या? अरे इंक्रीज कैसे करेंगे बेटा? डिक्रीज करना है ना। 26,000 से कम, 2600 से कम आएगा ना आपका डेफर्ड टैक्स, तो आपको वो डिक्रीज करना है, तो आप पीएनएल में क्रेडिट करेंगे। सही जा रही हो। कोई ये 400 क्रेडिट होगा पीएनएल ना, ये डेबिट होगा। वो उसने हाइपोथेटिकल ली, उसने बोली 12,000 आ रहा है तो 3,000 आया ना, 25%। वो बोल रही 8,000 आता तो क्या करते? तो कम करते। कोई बात नहीं, दोनों को अलग अलग ट्रीटमेंट देनी है बेटा। मैंने 3,750 अलग इसलिए कर लिए क्योंकि वो ओसीआई में जाने हैं, वो पीएनएल में नहीं जाने हैं। पीएनएल वाली बातें अलग से होगी, इसलिए किया ये सब। समझेगी निशिका? तो सर हाँ, यहाँ पे दो चीजें हो रही है ना, मतलब 3,000 से एक तो पीएनएल भी डेबिट होगा। नहीं, 3,000 से नहीं होगा। 3,000 इज क्लोजिंग प्रोविजन। सॉरी 400 से पीएनएल डेबिट होगा, हाँ, लेकिन सिर्फ 400 से नहीं होगा। 400 आपके डेफर्ड टैक्स का एक्सपेंस है। ध्यान रखना, 400 आपके डेफर्ड टैक्स का एक्सपेंस है। इस साल का एस्टिमेट भी तो है बेटा 19,400। तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कितने से डेबिट होगा? जाके देख लो। आपका प्रॉफिट एंड लॉस दो चीजों से डेबिट होगा। पहला, प्रोविजन फॉर डेफर्ड टैक्स 400। सर वो 3750 का कोई इफेक्ट नहीं है? अरे रुक जाओ, पीएनएल में नहीं है, वो ओसीआई में है। बीच में चिवड़ा बना देती है लड़की। पीएनएल की बात चल रही है ना, वो पीएनएल में क्या आएगा? प्रोविजन फॉर डेफर्ड टैक्स 400, और दूसरी चीज क्या आएंगी? इनकम टैक्स एस्टिमेट। इनकम टैक्स एस्टिमेट कितने का है बेटा? 19,400। 19,400। तो पीएनएल में टोटल एक्सपेंस कितना गया? 19,800। अब पीएनएल के जस्ट नीचे ओसीआई बनेगा। ओसीआई में सबसे पहले जाएगा रीवैल्यूएशन। ओसीआई में सबसे पहले जाएगा रीवैल्यूएशन। कितने का जाएगा? 15,000 का रीवैल्यूएशन चला जाएगा, और यहां पे डेफर्ड टैक्स का प्रोविजन का भी एंट्री जाएगी। वो माइनस हो जाएगा क्योंकि डेबिट हो रहा है। 3750 कितना आया? 11,000 11,650 नहीं, 250। 11,250। करेक्ट। क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार सब लोग साथ में? क्या चल रहा है इसमें देख लें एक बार। जनित ग्रुप
operates in the fragrance and cosmetic industry. On 1st January 2007, Zenith company disposes one of its subsidiaries, Franca, for cash of 42 million. मेरे को एक बात बताइए, 42 million क्या है? सेल प्रोसीड्स. एक्सीलेंट. कहाँ गया यार? मैं लिख लूं अभी से. सेल प्रोसीड्स मैं एक जगह समराइज कर रहा हूं, अगर आप लोग करेंगे तो आपको बाद में फायदा होगा. सेल्स प्रोसीड $42 million. ठीक है. और क्या क्या बातें दी हुई है? एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ जेनिथ ग्रुप फॉर द ईयर एंडेड, हाँ 2006 और 2007 की. पीएनएल भी दे दी है, बैलेंस शीट भी दे दी है. मतलब एक्सट्रैक्ट दिया है, ये एक्सट्रैक्ट कहते हैं इसे. पूरा पूरा पीएनएल और पूरी बैलेंस शीट ना देते हुए सिर्फ काम की बातें बताई हुई है. ठीक है, कोई ना. अकाउंटिंग, हाँ अब फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रेलेवेंट. मैं एडजस्टमेंट पर हूं. फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रेलेवेंट. Accounting assistant has not accounted for Franca as a discontinued operation because the disposal occurred on 1st January 2007. सही किया है. Discontinued operation तो 12 है जी. 1 ईयर के बाद है इसीलिए. हाँ मतलब तुरंत ही बिक गया ना. मतलब आपका 12 डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की क्या बातें थी IFRS 5 कि बेचेंगे, 1 साल में बेचेंगे, डिटेल प्लान नहीं है, वो कोई कुछ नहीं, पहली तारीख बेच दिया, तो अब क्या फायदा. ठीक है. नो फिगर्स फ्रॉम फ्रेंका हैव बीन इंक्लूडेड इन 2007 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्सट्रैक्ट्स अबव. सही तो किया. 1 जनवरी को तो बेच दी है ना. 1 जनवरी को बेच दी. साल भर ऑपरेट ही नहीं किया फ्रेंका ने हमारे लिए, तो ना हम उसका वो पीएनएल जोड़ पाएंगे, और 30 दिसंबर को तो वैसे ही वो हमारी सब्सिडरी नहीं है, वैसे ही कुछ नहीं कर पाएंगे. सिर्फ एक ही चीज आएगी, गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल, जो कि हम अभी निकालने की कोशिश कर रहे हैं. द प्रोसीड्स फ्रॉम द डिस्पोजल हैव बीन रिकॉर्डेड इन कैश with all net assets and goodwill de-recognized. ये भी ठीक किया. The balance sheet figure was held in a suspense account. है दिया है क्या suspense account? नहीं दिया. ठीक है, हमें ही निकालना है. जेनिथ कंपनी acquired 100% of Franca. ओ भाई नेट एसेट निकालने, नेट एसेट निकालने हैं ना, तो उसके लिए ये सारी डिटेल हमें लगेगी. आपके पास सेल प्रोसीड है, आपको और क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी? नेट एसेट्स, गुडविल, एनसीआई. ये जैसे ही पता चल गया गेन लॉस निकल जाएगा. सही बात. क्योंकि 100% acquired है, there will be no NCI. बहुत बढ़िया. And goodwill was calculated as 6 million. goodwill दे दिया भाई. goodwill has been impaired by 30% in 2005. 2005 तक का गुडविल इंपेयरमेंट दिया हुआ है. 2000 हम लोग है 2007 के ईयर एंड पर. हम लोग है 2007 के ईयर एंड पर. हम 31 दिसंबर को ऑपरेट कर रहे हैं. हमने 1 जनवरी 2007 को अपनी सब्सिडरी बेच दी, और अब 31 दिसंबर को बैठकर सोच रहे हैं कि भाई हम इसे अकाउंट कैसे करें, इसका गेन कितना आया. ठीक है. अच्छा, तो उसके लिए हमें क्या, किन चीजों की जरूरत होती है? सेल प्रोसीड, नेट एसेट्स, गुडविल एंड एनसीआई. क्योंकि ये 100% सब्सिडरी है तो इसमें एनसीआई नहीं होगा. सेल प्रोसीड 42 मिलियन क्वेश्चन में क्लियर दे दी है. उसके साथ उसने गुडविल भी दे दिया है 6 मिलियन, और कहा है 30% तक ये गुडविल इंपेयर हो चुका था. लेकिन कब? 2005 में. और हम कहां पर है? 2007 में. अगर इस क्वेश्चन में आगे कहीं लिखकर आता है कि गुडविल वाज फर्दर इंपेयर्ड बाय सम अमाउंट और बाय सम पर्सन, तो हम कैलकुलेट करेंगे, वरना हम अज्यूम करेंगे कि 2005 तक का जो इंपेयरमेंट है वही फाइनल है. गुडविल कितने का था? 6 मिलियन का, और वो 30% से इंपेयर हो चुका है. 6 मिलियन का गुडविल रहेगा, बचेगा. करेक्ट. मैं इसमें से 1.8 मिलियन विच इज 30% मैं माइनस कर दूंगा, और मेरे पास अभी गुडविल 4.2 मिलियन का है. अभी एज ऑन दिस डेट. हो सकता है फर्दर इंपेयरमेंट के डिटेल दिए हो सकता है, आई एम नॉट श्योर. एज अ पार्ट ऑफ दिस सेल्स एग्रीमेंट, जेनिथ ग्रुप विल रिसीव एन एनुअल फी ऑफ 2 million फॉर द यूज ऑफ फ्रेंका कंपनी ब्रांड. द 2007 एनुअल फी हैज बीन इंक्लूडेड इन जेनिथ ग्रुप रेवेन्यू फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर. टिक. फ्रेंका कंपनी के इंडिविजुअल पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट की की इंफॉर्मेशन दी हुई है. ठीक है. ये काम का है क्या? हो काम का है. बताऊंगा क्यों काम का. प्रायर टू डिस्पोज. अच्छा, हमें क्या, अरे वापस आओ. हम क्या कर रहे हैं? डिस्पोजल पे गेन निकालना है. डिस्पोजल पे गेन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? सेल प्रोसीड है क्या हमारे पास? है. ऑनलाइन वालों जवाब देना है क्या? ओके. और कौन है? और कोई नहीं है. प्रायर टू डिस्पोजल फ्रेंका कंपनी यूज्ड. हाँ ये हो गया. ये नहीं. प्रायर टू डिस्पोजल फ्रेंका कंपनी used to use some property belonging to Zenith Group. Following the disposal, Zenith Group moved its cosmetic division into this property. Previously, cosmetic division had leased external facilities for 2.5 million a year.
अरे लीज से रिलेटेड एट 1 जनवरी 2007 द लीज एट 10 years remaining to exit the lease Zenith made a one-off payment of 3 million to the lessor and recorded it नहीं ये काम का नहीं है, ये डिस्पोजल से रिलेटेड नहीं है। और क्या क्या द जेनिथ ग्रुप acquires raw materials from overseas group recorded for ना ठीक। हाँ भैया, तो अब एक ही चीज निकालनी बची, नेट एसेट्स। कैसे निकालेंगे नेट एसेट्स? सर हाँ आयशा, इनमें जो सेकंड वाला जो था नोट जो था सेकंड वाला, हाँ उसकी लास्ट लाइन तो यही थी ना, द नेट एसेट्स एट 1 जनवरी 2007 वेयर $35 million। हाँ ना तुम नहीं, हाँ सही बोल रही हो ना तुम। हाँ तो निकले हुए हैं ना, तो निकले हुए, अरे भाई पकड़ लिया लड़की ने। नेट एसेट दिए हुए हैं बेटा, 35 मिलियन के दिए हुए हैं। ये अपना नंबर 2 देखो, नंबर 2 एडजस्टमेंट नंबर 2, सब लोग वो जो एक्सट्रैक्ट दिए ना स्टेटमेंट और वो पीएनएल और बैलेंस शीट जहां पर दिए हुए हैं वहीं पर एडजस्टमेंट नंबर 2 में देखो क्या लिखा है, आखिरी लाइन दिया हुआ है। निकालना कुछ भी नहीं है, दिया हुआ है। मैं तो घुमा रहा था तुम लोग को, बोले सर पहले ही घूमेंगे। 35 मिलियन निकल जाएगा क्या? गेन आ गया, गेन कितने का आ गया? गेन कितने का है रे पगले लोग? 7 में से 4.2 गए, कितना है? 2.8 मिलियन। खत्म हो गया ये क्वेश्चन, 3 मार्क का था, 4 का था सॉरी। 2.8 मिलियन गेन ऑन डिस्पोजल, फिगर्स इन थाउजेंड्स, तो 2800 लिख कर आना, फुल मार्क्स। उसके अलावा जो भी था, अब आप लोग को लग रहा होगा इतना बड़ा क्वेश्चन पड़ा, पगले ने इतना सा सॉल्व करा, वैसे ही है वो। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का, कैश फ्लो स्टेटमेंट में बात ऐसी है कि उसमें ना जो एडजस्टमेंट है वो भाई पढ़ाने की कोई श्रद्धा भक्ति नहीं है मेरी। अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि नॉन कैश चीज़ें क्या होती है, ठीक है। फिर अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जहाँ से हम पीएनएल में शुरू करते हैं, अगर उसमें नॉन ऑपरेटिंग चीज़ें हैं तो हम उन्हें कैसे इन्वेस्टमेंट या फाइनेंसिंग एक्टिविटी में एडजस्ट करते हैं, है ना। जैसे इंटरेस्ट इनकम दिख रही होती है तो फिर हम उसे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में लेकर चले जाते हैं। ऐसी कई सारी बातें, आई होप आप लोग को इतने बेसिक्स तो पता ही है। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि सीएफएस का एक क्वेश्चन, अगर आपको कैश फ्लो का क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल जो आपका सेक्शन सी है उसमें 20 मार्क्स वगैरह के लिए एक 14 मार्क 12 मार्क, या हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी या कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी बनाने बोले 3 मार्क 5 मार्क के लिए, तो ऐसे वेरिएबल हिसाब से वो पूछ सकते हैं। तो हम क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है हम वो ज़्यादा डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पर मेरे पास बहुत अच्छा वाला पड़ा हुआ है, हम उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और देखेंगे कि एक स्पेसिमेन, मतलब वही वो एक्सेल में कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स के तरीके से इसे कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। तो मैं कैश फ्लो के बेसिक्स नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। कैश फ्लो वो जो एडजस्टमेंट्स होती है वो सब नहीं, ना मैं फॉर्मेट डिस्कस कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं डायरेक्टली एक क्वेश्चन पे जंप कर रहा हूँ और क्वेश्चन के रिस्पॉन्स को हमें कैसे कंस्ट्रक्ट करना है वो हम डिस्कस करेंगे। आ जाइए फटाफट विदाउट एनी डिले। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, थोड़ा सा जूम कर ली इसे। हाँ भाई, क्या सवाल क्या कह रहा है? यू आर द असिस्टेंट अकाउंटेंट एट और भाई कंपनी रिस्पॉन्सिबल फॉर preparing the statement of cash flows for the year ended 30th June 2002. The draft statement of cash flows has been extracted from the computerized accounting system. However, there is a discrepancy between the cash and cash equivalents figure at 30 June 2002 presented in the draft statement of cash flows and cash and cash equivalent figure presented in statement of financial position. Cash flow जो accounting system से generate हुआ है उसमें कुछ cash अलग आ रहा है और जो आपकी बैलेंस शीट निकल कर आई है उस पर कैश बैलेंस कुछ अलग आ रहा है। तो देखेंगे अब कैसे रिकनसाइल होता है। You have been provided with below information. एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है कैश फ्लो का, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी की कुछ बातें की हुई है, फाइनेंस एक्टिविटी की भी कुछ बातें की हुई है, प्रोसीड्स फ्रॉम ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल दिख रहा है, बोरोइंग्स दिख रही है। ओके 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कैश इंक्रीज दिख रहा है, बिगिनिंग मतलब ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस दिया हुआ है और क्लोजिंग दिया हुआ है। चलिए ठीक है, ये मैच तो नहीं कर रहा है, यहाँ पे 959 निकल कर आ रहा है और यहाँ पे 346,885 निकल कर आ रहा है। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का भी एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। चलिए ठीक है ना, बातें दी हुई है उसमें देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ एडजस्टमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट अबव हैज बीन करेक्टली प्रिपेयर्ड एंड डज नॉट नीड एडजस्टिंग फॉर द एडिशनल इंफॉर्मेशन बिलो। नीचे कुछ एडजस्टमेंट दी हुई है और बैलेंस शीट जो है उसमें ऑलरेडी एडजस्टमेंट्स की हुई है, कैश फ्लो में नहीं हुई, तो हमें कैश फ्लो बनानी है, ठीक है कर लेंगे।
A share issue at market price was made on 1st January 2002. The statement of cash flows has been prepared assuming this was the only movement in share capital in the year. However, at for 6 bonus, अच्छा कुछ इसके पहले 6 bonus issue of ordinary share was made out of retained earning prior to cash share issue. शेयर्स इशू हुए, कुछ ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कुछ इशू तो हुआ है, लेकिन ये बात मतलब एक बात इसमें कंसिडर नहीं हुई है, वो ये है कि इसके पहले एक बोनस इशू हुआ था, इसके पहले एक बोनस इशू हुआ था, तो सारा का सारा डिफरेंशियल ना कैश इनफ्लो में ले लिया, शायद ये करेक्ट नहीं है, देखेंगे इसे एडजस्ट करेंगे तब पता चलेगा। फिर दूसरा एडजस्टमेंट क्या कह रहा है, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हैड बीन कैलकुलेटेड बाय टेकिंग मूवमेंट बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बैलेंसेस प्रेजेंटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ओपनिंग पीपी जितना दिख रहा था, क्लोजिंग जितना दिख रहा था, आपस में एक डिफरेंस निकाल लिया, जो भी डिफरेंस आया उसे एक्विजिशन ले लिया। तो ऐसा तो नहीं होता ना, उसमें डिप्रिसिएशन हो सकता है, रिवैल्यूएशन हो सकता है, कितनी सारी बातें, डिस्पोजल हो सकता है भाई, कितनी सारी बातें हो सकती है, तो इस तरीके से तो नहीं ले सकते। क्या कहना चाह रहे हैं, डेप्रिसिएशन रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑफ 2,60,000 वाज एक्सपेंस टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन द ईयर एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस इन 2002 रिलेट्स टू रिवैल्यूएशन ऑफ लैंड। डेप्रिसिएशन हैज नॉट बीन एडजस्टेड इन कैलकुलेटिंग नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ले भाई, यही एक डिफरेंस निकल कर आ गया, डेप्रिसिएशन एडजस्ट ही नहीं किया नेट कैश एक्टिविटी में, तो इसे एड बैक करना पड़ेगा। फिर क्या कह रहा है, और बाई कंपनी डिस्पोज्ड of PP which had a carrying amount of 782 for proceeds of 825 on 1st July 2001। 1st July 2001 साल की शुरुआत में हमने कुछ PP डिस्पोज कर दिया था, उसके नेट प्रोसीड्स दिए हुए हैं और उसकी कैरिंग अमाउंट भी दी हुई है, तो एक गेन भी निकल कर आ जाएगा। द प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल अरे हैज नॉट बीन एडजस्टेड फॉर इन कैलकुलेटिंग नेट कैश। अरे भैया प्रॉफिट हुआ है, गेन फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ पीपी, आपको माइनस करना पड़ेगा ये पीएनएल में, ठीक है, देख लेंगे आराम से पूरा रिस्पॉन्स कंस्ट्रक्ट करेंगे, फटाफट से एडजस्टमेंट देख लेते हैं। और भाई कंपनी एंटर्ड इनटू अ लीज एग्रीमेंट ऑन 1st February 2002, ये भी इसी साल की बात है। द राइट ऑफ यूज एसेट वाज इनिशियली मेजर्ड करेक्टली एट 5,40,000 ऑन कमेंसमेंट ऑफ द लीज, और बाई कंपनी इनकर्ड एक्सपेंसेस ऑफ 20,000 directly relating to arrangement of the lease. The right of use asset was depreciated by 5,000 in the year, which has not been adjusted in calculating net cash flow from operating activity. Again, this is depreciation. Depreciation PP पर हो या ROU पर हो, होता तो नॉन कैश और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखता है, तो हमें एड बैक करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब मुझे लग रहा है कि प्रॉफिट से ही शुरू करना पड़ेगा, प्रॉफिट का एक वर्किंग नोट बनाएंगे फटाफट, पहले तो प्रॉफिट एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। The lease obligations relate solely to right of use asset referred to in adjustment number 3 above. Interest paid in respect of lease obligations has been correctly adjusted for in, अच्छा ये adjust हो चुका है, ठीक है। Interest paid जो भी हुआ है वो सही सही adjust हो चुका है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। और by company reported a profit of 9,12,345 in the year. Prepare revised extract from or by company statement of cash flow for the year ended 31st December. मैं एक वापस मैं अपना मैंने पहले भी ये टिप दी थी मेरे प्रीवियस वीडियोस में, जो कंसोलिडेशन के वीडियोस है उसमें आपको ये मिल जाएगा, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। जब भी ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें आपको फॉर्मेट बनाना होता है, बैलेंस शीट पीएनएल, फिर वो चाहे ग्रुप के हो या स्टैंड अलोन हो या कैश फ्लो स्टेटमेंट, द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज प्रिपेयर द आउटले। कैलकुलेशंस पे जंप मत कीजिए, पहले उसका आउटलेट बना लो, आउटले बना लीजिए, सॉरी। तो जो कैश फ्लो जैसी दिख रही है, इसमें 2-5 एडजस्टमेंट ऊपर नीचे की आएगी। ये जो एक्सट्रैक्ट है इसमें 2-5 नंबर गलत है, एक आध चीज कुछ नहीं आ गई तो आ गई, वरना कैश फ्लो ऐसा ही दिखेगा, मोर और लेस ऐसा ही दिखेगा। तो हमारा पहला काम ये होना चाहिए कि फटाफट से यहाँ से जो बातें, मतलब हमें जो अमाउंट्स निकालना है, हम उनके पर्टिकुलर्स फटाफट वहां पे लिख लें, फिर हम वर्किंग नोट पे काम शुरू करेंगे। तो एक स्ट्रक्चर जब सामने दिखता है तो हम काम और इजीली कर सकते हैं। तो भैया हम स्टार्ट करेंगे, हम लिख लेते हैं इसे एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर एंडेड। हम इसको ले सकते हैं, इसका साल कब खत्म हुआ? अच्छा, साल दिसंबर में खत्म हो रहा है। ओह, तो ये जो 1 जुलाई वाली बात यहाँ पर बीच में कहीं की थी, 1 जुलाई, ये तो गलत है। आई थिंक ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि अगर आपने कोई एसेट लास्ट ईयर बेचा है 1 जुलाई 2001, तो ये तो करंट ईयर का पार्ट नहीं बन पाएगा। 1 जुलाई हो ही नहीं सकता, वरना ये तो पिछले साल की बात हो गई ना, तो ये इस साल कैसे आएगा? पीपी
आई थिंक द ईयर एंड इज 30th जून. अभी यहाँ पर बोला इसलिए मैं 31st दिसंबर लिख ले रहा हूँ, बट आई थिंक इट शुड बी 30th जून 2002. पर कोई गल नहीं, किससे नहीं होती गलती. आ जाओ. ठीक है, क्या क्या है भाई हमारे पास यहाँ पर डायरेक्टली था नेट कैश था मेरे ख्याल से. नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पे इन्होंने कुछ नहीं करेक्ट. नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से शुरू करेंगे. कैश फ्लो फ्रॉम नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. इसके नीचे आ जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़. ठीक है, इसको मैं कर दूँ, जैसा आड़ा कर दें. फिर क्या क्या है हमारे पास, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. डिस्पोजल भी तो आएगा. कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. यार यहाँ पे ROU की कोई बात आएगी नहीं. लीज लाइबिलिटी पेमेंट एडजस्टेड है. कोई और बात आ सकती है. इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी की शेयर इशू नहीं, ये तो फाइनेंस. परचेज इन्वेस्टमेंट में आ गया. लीज इन्वेस्टमेंट, लीज ऑब्लिगेशन, ROU. हाँ ठीक है. फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ भी लिख लेंगे फटाफट से. और इसमें भी हमको ये, उनको पता था ना मैं कर रहा हूँ. फाइनेंस एक्टिविटीज. इसका टोटल भी तो आएगा. नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज. फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या है फिर हमारे पास, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल. Proceeds from issue of ordinary share capital. Proceeds from issue of borrowings. Proceeds from issue of borrowings. Net cash from financing activities. Net increase in cash and cash equivalents. Equivalents at beginning of period.
ठीक है, सब हो गया। आ जाओ वर्किंग नोट्स बना लेंगे। वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 1, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एज पर एक्सट्रैक्ट हमारे पास कितना प्रॉफिट है? एज पर एक्सट्रैक्ट 1697,785। ठीक है, अब इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा। पीपी का डेप्रिसिएशन ऐड बैक करना पड़ेगा क्योंकि एडजस्ट नहीं हुआ था। कितना है भाई? 2,60,000 ऐड बैक। ठीक है, 2,60,000 ऐड बैक कर दिया। और इसके अलावा क्या करेंगे? एक पीपी वाला, एक आरओयू वाला भी याद आ रहा है, डेप्रिसिएशन ऑन राइट ऑफ यूज एसेट, वो भी है मेरे ख्याल से। 5,000 डेप्रिशिएटेड बाय 5,000। ठीक है, ये भी यहाँ पर आ गया। और क्या क्या आएगा? लेस हो जाएगा गेन ऑन पीपी डिस्पोजल। तो पीपी डिस्पोजल पे कितना गेन आया इसमें? अच्छा, ये जो 20,000 एक दिया हुआ है, और भाई कंपनी इनकर्ड एक्सपेंसेस ऑफ 20,000 डायरेक्टली रिलेटिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ द लीज, तो ये तो कैपिटलाइज हो जाता है, इसको कोई एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये तो कैपिटलाइज होता है ना। आरओयू, IFRS 16 जब हमने रिवाइज किया था तब उसमें पढ़ा था कि आरओयू के कॉस्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड हो जाएगी। पहले तो आपने जो लीज लाइबिलिटी कैलकुलेट किए वो, फिर उसमें डायरेक्ट एक्सपेंस, फिर ऐसे कोई एक्सपेंसेस होते हैं या ऐसी कोई पेमेंट्स होते हैं जो आप एडवांस में पे कर देते हो। लीज कमेंस होने के दिन या उसके पहले जो आप पेमेंट्स कर देते हो वो भी आरओयू में आ जाते हैं, तो वो तो सारे फिर आरओयू का पार्ट बने ना, तो उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से लेना देना नहीं है, वो आरओयू का पार्ट बन चुके हैं। ठीक है, ओके। तो 5,000 हैज नॉट बिन एडजस्टेड, वो हमने एडजस्ट कर दिया, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं। बस मुझे वो ध्यान आ रहा है कि हमने डिस्पोजल, हाँ ये रहा डिस्पोजल, पीपी का डिस्पोजल था 782 हमारी कैरिंग अमाउंट थी, और 825 पे बेचा है, 25 ये और 18 ये, 43 का हमें हो गया गेन। तो ये गेन हमें लेस करना पड़ेगा, ये गेन मैंने लेस कर दिया, और इन सब का मैं सम लगा लेता हूँ ताकि मेरे पास एक रिवाइज्ड प्रॉफिट का अमाउंट आ जाए 1919,785, जो मैं अब यहाँ पर इनपुट कर सकता हूँ, या लिख लेंगे डॉलर, बोल्ड कर देते हैं ताकि हम स्मार्ट लगे। 1919,785। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में क्या है? परचेज ऑफ पीपी है हमारे पास, डिस्पोजल भी हो सकता है, देख लेंगे। आ जाओ देख लेंगे, फटाफट से देख लेंगे। पीपी कुछ परचेज किया था क्या? पीपी परचेज तो, अरे पीपी का नोट बनाना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी समझेगा। आ जाओ पीपी का नोट बना लेते हैं। और हमारे पास यहाँ पर है नोट नंबर 2, विच इज नथिंग बट परचेज ऑफ पीपी। अरे ये क्या कर दिया? परचेज ऑफ पीपी, तो इसमें क्या हुआ है? इसमें हम पहले ले लेंगे ओपनिंग बैलेंस, ले लेंगे हम बैलेंस शीट में से निकाल लेंगे यहाँ पर डॉलर, स्मार्ट गाइस। बैलेंस शीट में ओपनिंग में पीपी दिया हुआ है 5, ओपनिंग है ना, हाँ 5828,400, ठीक है 828400, ये हमारे पास ओपनिंग दिया हुआ है। फिर साल भर में इस पर कुछ डिप्रिसिएशन लगा है, तो वो हम डिप्रिसिएशन इसमें से माइनस कर देंगे। तो अच्छा, कुछ रिवैल्यूएशन भी हुआ है, ठीक है। पहले डिप्रिसिएशन हमें पता है, लेस डिप्रिसिएशन कितना? 2,60,000 था, कितना था? मेरे ख्याल से 2,60,000 ही था। एडजस्टमेंट में लिखा 2,60,000। इसके अलावा कुछ रिवैल्यूएशन भी था कि इसमें? अच्छा, रिवैल्यूएशन सरप्लस रिलेट्स टू रिवैल्यूएशन ऑफ लैंड।
ओहो ये तो रिवैल्यूएशन सरप्लस, ओह 2 लाख रुपए से रिवैल्यूएशन है, ठीक है। रिवैल्यूएशन हुआ था, रिवैल्यूएशन से आपकी पीपी का वैल्यूएशन बढ़ जाएगा, और इसी साल हुआ ये, पिछले साल नहीं था, तो हम इस साल की कैश फ्लो में से ले लेंगे 2 लाख, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ हुआ है क्या? आरओयू भी इसी में मिला ले, क्या करें, ठीक है। आरओयू का अलग वर्किंग नोट ले लेंगे। पहले हमें ये देखना है भाई कि इसमें और क्या क्या हुआ था। डिस्पोजल ऑफ पीपी भी कुछ हुआ है 782 लेस, इससे आपका डिस्पोजल ऑफ पीपी 782,000 नहीं है ना, गड़बड़ कर दी। हाँ, कैरिंग अमाउंट इतना है ना, तो आप कॉस्ट में से कितना माइनस करेंगे 782, जो 825 है वो तो मिले हैं, वो तो पैसे मिले हमें, वो अभी आएगा ऊपर कैश फ्लो में, डोंट वरी, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। यहाँ पर हमारे पास क्या निकल कर आ गया, हमारे इसका सम लगा लेते हैं पहले तो, कि भाई हमारे हिसाब से क्लोजिंग इतना होना चाहिए था, 655 आ रहा है, पता नहीं अजीब सा कुछ, ठीक है। और इसके हिसाब से क्लोजिंग कितना आ रहा है 79,100, अच्छा ठीक है, ठीक है। ये हमारे हिसाब से क्लोजिंग आ रहा है। यहाँ पर कुछ क्लोजिंग एज पर एक्सट्रैक्ट 79,100। तो परचेज कितना किया होगा कैश में, वो हमारे पास निकल कर आ गया 1428, कितना आ गया 1428,700, ठीक है, ओके। नहीं अरे मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, अरे इसको लेस नहीं किया भाई, लेस होता है, ये है असली अमाउंट परचेज, एक्चुअली इसको उल्टा नहीं करते, यहाँ से ये माइनस, ये हमारा कैश परचेज। देखिए आपने ओपनिंग पीपी कंसिडर की, ओपनिंग पीपी रिवैल्यूएशन से बढ़ जाएगी तो बढ़ा दी, डिप्रिसिएशन से कम होगी तो कम कर दी, डिस्पोजल से कम होगी कम कर दी, तो उसके बाद जो बच गया वो क्लोजिंग। तो जो क्लोजिंग बच रहा है हमारे हिसाब से, और जो एज पर बैलेंस शीट दिया हुआ है जो कि सही है, उसने कहा है कि जो बैलेंस शीट में बातें लिखी है वो सही है, क्योंकि उसमें सारी एडजस्टमेंट हमने कंसिडर कर ली है। तो फिर तो बैलेंस शीट वाला अमाउंट आना चाहिए था क्लोजिंग का, तो वो आया क्यों नहीं? उसके बीच का जो भी डिफरेंशियल है वो परचेस है, जो हमें नहीं पता था, है ना। उन्होंने तो क्या किया, बैलेंस शीट में जो डिफरेंस है उसको डाल दिया कैश फ्लो में। ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे डिटेल वर्किंग बनानी पड़ती है भाई। ये वर्किंग नोट नंबर 2, ये नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के सामने भी मैं लिख ले रहा हूँ वर्किंग नोट नंबर 1। परचेस में भी मैं सामने लिख लूंगा वर्किंग नोट नंबर 2, और परचेस हमारे पास आ चुका है, क्या है 2992700, 2992700, ये आपके पास एक आ गया है यहाँ पर, ठीक है। ये इससे अच्छा ये परचेस है, ओ हो ये कैश कम करेगा, नेगेटिव कर दिया मैंने इसको, ठीक है। प्रोसीड्स डिस्पोजल ऑफ पीपी से हमें सेल प्रोसीड्स मिली है, इसमें वर्किंग नोट लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देंगे। 825 था मेरे ख्याल से, 825 सीधा सीधा लिख देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। 825,000, ये तो एज पर क्वेश्चन ही है, ठीक है। ये दो ही बातें थी मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से जो रिलेट करती थी। हमारे पास नेट कैश, इसको बोल्ड कर देते हैं, इसको भी बोल्ड कर देते हैं, स्मार्ट हो गए हम, एकदम से स्मार्ट हो गए। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, इसका अलग से कुछ नोट बनेगा। ठीक है, आ जाओ देख लेते हैं। क्या क्या आएगा भाई, शेयर इशू, ठीक है। इसमें क्या क्या आ जाएगा हमारे पास, ओपनिंग शेयर कैपिटल कंसिडर करते हैं। यहाँ पे मैं फिर डॉलर लगा दूँ और फिर मैं उस डॉलर को बोल्ड भी कर दूँ। ओपनिंग शेयर कैपिटल कितना है हमारे पास, 2.4 मिलियन, ठीक है 2.4 मिलियन। ओपनिंग कुछ प्रीमियम में है क्या? अच्छा शेयर प्रीमियम भी है 2 लाख रुपए, ठीक है।
शेयर प्रीमियम भी हमारे पास 2 लाख रुपए का शेयर प्रीमियम, ठीक है। और फिर हमने कुछ बोनस इशू कर दिया इस पे, है ना। पहले बोनस इशू हुआ है, शेयर इशू एट मार्केट प्राइस वाज मेड ऑन 1st January 2002. The statement of cash flow has been prepared assuming this was the only movement in share capital in the year. However, before this, for 6 bonus issues of ordinary share was made out of retained earnings prior to the कैश शेयर इशू। इसके पहले कि आप कैश से ये शेयर इशू कर सकें, एक बोनस बढ़ गया था। बोनस का रेशियो दिया हुआ है 1:6, हर 6 शेयर के बदले एक बोनस दिया गया है, ठीक है। तो उससे शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा, मैंने शेयर कैपिटल बढ़ता है बोनस इशू से। तो उसमें हमारे पास हो जाएगा ये 2,40,000, मतलब 2.4 मिलियन है। सारे शेयर क्या $1 के हैं, वो भी चेक कर लेते हैं। $1 शेयर है क्या? सारे शेयर $1 के, मतलब 2.4 मिलियन शेयर्स पे आपने हर 6 शेयर पर एक का बोनस दिया, मतलब 2.4 मिलियन डिवाइडेड बाय 6, तो आ गया अपना 4 मतलब 4 लाख शेयर आपने बोनस में दिए। तो शेयर कैपिटल वैसे ही 4 लाख से बढ़ गया बोनस की वजह से, 146 का जो बोनस हुआ। बोनस इशू 2.4 मिलियन इंटू 1 डिवाइडेड बाय 6, 4 लाख यहाँ से आ गया। फिर क्या क्या होगा, क्लोजिंग शेयर कैपिटल कितना? हाँ तो भाई इन सब के बाद कितना होना चाहिए था हमारा शेयर कैपिटल? 30 लाख। और है कितना शेयर कैपिटल? क्लोजिंग, इसको क्लोजिंग लिख दो यार। क्लोजिंग शेयर कैपिटल कितना है? ओ भाई 30 लाख। ये भी तो अच्छा शेयर प्रीमियम बचा, ठीक है 30 लाख। क्लोजिंग शेयर प्रीमियम ये कितना है? हाँ भाई क्लोजिंग शेयर प्रीमियम हमारे पास है 6 लाख। ये टोटल 30 लाख है, मतलब आपके हिसाब से आखिरी में जाकर 30 लाख होनी चाहिए थे, दोनों शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम मिलाकर। लेकिन हमारे पास कितने? 36, तो मतलब 6 लाख क्या है? शेयर इशू फॉर कैश, 30 + 30 - 30 लाख, 6 लाख रुपए। तो आपके ऑर्डिनरी प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर, ये ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल वर्किंग नोट नंबर 3, 6 लाख रुपए आपके पास यहाँ से निकल कर आए, ठीक है। नहीं समझा तो एक बार समझ लेते हैं। ओपनिंग शेयर कैपिटल 2.4 मिलियन था, ओपनिंग शेयर प्रीमियम 2 लाख था, बने 26 लाख। अच्छा 26 लाख, फिर आपने बोनस बांटे 4 लाख के, तो टोटल 30 लाख। लेकिन क्लोजिंग में अगर हम देखें तो शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम मिला के बन रहे 36 लाख, तो बीच का 6 लाख क्या हुआ? इशू, ये इशू फॉर कैश इशू ऑफ शेयर कैपिटल, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, तो वो 6 लाख रुपए निकल गए, ठीक है, निकाल लिए, कोई बात नहीं। और कुछ? हाँ बहुत कुछ है अभी, रुक जाओ। पेमेंट ऑफ लीज ऑब्लिगेशन पे भी हमें थोड़ा सा एक हाथ वर्किंग नोट लगेगी। लीज ऑब्लिगेशन, ठीक है। ठीक है, देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन में क्या लिखा है? entered into lease agreement on 1st February 2002. The right of use asset was 5,40,000. तो लीज लाइबिलिटी नहीं दी है क्या? अच्छा लीज लाइबिलिटी का क्लोजिंग दिख रहा होगा यहाँ पर, कहाँ गया? लीज लाइबिलिटी का क्लोजिंग दिख रहा है, ये क्या बनेगा? ये 5,40,000
15,000 टोटल कुल मिला के, करंट नॉन करंट दोनों मिला दूँ तो 5,15,000 बन रहे हैं यहाँ से। पर वो ठीक है, ओपनिंग कितना था ताकि हमें पता तो चले। ओपनिंग नहीं दिया है, ठीक है, हम निकाल सकते हैं। ओपनिंग नहीं दिया है तो क्या हुआ, हम निकाल सकते हैं। आरओयू कैसे कैलकुलेट हुआ होगा शुरुआत में, लीज लाइबिलिटी का अमाउंट प्लस 20,000, लीज लाइबिलिटी का अमाउंट प्लस 20,000 करके आरओयू निकला होगा। आरओयू कितना है, 5,40,000। तो अगर इसमें से मैं ओपनिंग के जो डायरेक्ट कॉस्ट आपके डायरेक्ट इनकर्ड एक्सपेंसेस है वो हटा दो तो मेरे पास लीज लाइबिलिटी का अमाउंट आ जाएगा। क्या बड़ी बात है, 5,20,000 का बनेगा भाई, कोई नई बात नहीं है। देखिए लीज लाइबिलिटी, आरओयू का फॉर्मूला क्या है, लीज लाइबिलिटी प्लस इनडायरेक्ट सॉरी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। तो अगर मैं आरओयू में से इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट बता दूं तो लीज लाइबिलिटी मिल गई ना भाई, कौन सी, ओपनिंग वाली। आपकी बैलेंस शीट में जो दी है 5,15,000 जो तकरीबन निकल कर आती है वो आपकी क्लोजिंग लाइबिलिटी है। उसके बीच के जो भी दरमियान में जो भी निकल कर आएगा दैट विल बी पेमेंट ऑफ लीज, तो वो हमारा कैश आउटफ्लो हो गया। आयो देख लेते हैं, तो ऊपर लिखना भूल गया हूँ क्योंकि एडजस्टमेंट तब नहीं पता थी, अब देख लेते हैं इसको। ठीक है, ओपनिंग राइट ऑफ यूज एसेट है हमारे पास। यहाँ पे मैं फिर एक बार डॉलर लगा के इसे बोल्ड कर देता हूँ। ओपनिंग आरओयू हमारे पास है 5,40,000। मैं लेस कर दूंगा इसमें से डायरेक्ट कॉस्ट, तो मेरे पास ओपनिंग लीज लाइबिलिटी आ गई, अरे लोलबिलिटी हो गई, लाइबिलिटी आ गई, कितना सम कर दो, ये आ गया। ठीक है, ओके। और फिर इसमें क्या बातें हुई होंगी, ये आपका इनिशियल मेजरमेंट है। ठीक है, और आपकी क्लोजिंग कितनी आ रही है, 5,15,000। क्लोजिंग प्लीज लाइबिलिटी, यहाँ पे आप लोगों के रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ, ये एग्जाम में नहीं लिखा तो भी चलेगा। नहीं कितना, एक बार देखिए, 44669। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से आया। तो इसका मतलब आपकी क्लोजिंग लाइबिलिटी कितनी होनी चाहिए थी, 5,20,000 है, कितनी, 5,15,000। क्या हुआ होगा, आपने 5,000 भर दिए, बढ़िया। लाइबिलिटी का पेमेंट आ गया यहाँ पे, बैलेंसिंग फिगर। ये सब लिखे कहाँ, अरे रे 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 रे, नीचे शिफ्ट कर देता हूँ, कट, क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ पेमेंट ऑफ लीज लाइबिलिटी -5,000। ठीक है, बोरिंग्स भी कुछ हुई है क्या, दिया क्यों है इसने, पता नहीं, बोरिंग्स कुछ हुई है क्या। नहीं भाई, कोई बोरिंग कुछ है ही नहीं, ओहो जबरदस्ती, बोरिंग की कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है। ठीक 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 ठीक, बोरिंग कुछ नहीं है। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, कैश इंक्रीज, अच्छा नहीं, एक रीवैल्यूएशन से रिलेटेड कुछ, रिटेन अर्निंग से रिलेटेड कुछ दिया है, वो देख लेंगे एक बार। ये रिपोर्टेड अ प्रॉफिट ऑफ 9,12,000। अच्छा, रिपोर्टेड अ प्रॉफिट ऑफ 9,12,000, तो इसमें क्या होता है, आपका ओपनिंग रिटेन अर्निंग प्लस इस साल का प्रॉफिट आपको क्या देगा, क्लोजिंग रिटेन अर्निंग। तो अगर मैं ओपनिंग रिटेन अर्निंग में इस साल का प्रॉफिट मिला तो वो क्लोजिंग रिटेन अर्निंग से मैच होना चाहिए। इस साल का प्रॉफिट भले पुरुष ने हमें दे दिया है, और पिछले साल की रिटेन अर्निंग में एक एडजस्टमेंट है, क्या, बोनस वाली, लिख के दिया था ना उसने, वो 146 जो बोनस इशू हुआ था उसके पैसे कहाँ से काटे उसने, बोनस सॉरी रिटेन अर्निंग से काटे। तो ये सारे हमें एक बार एडजस्टमेंट करके देखना पड़ेगा कि क्या ये मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है मतलब कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। रिटेन अर्निंग्स, ओपनिंग
रिटेन अर्निंग्स, यहाँ पर फिर डॉलर का इस्तेमाल किया जाएगा, डॉलर को करेंगे बोल्ड। ओपनिंग रिटेन अर्निंग कितनी भाई, 1917560, 1917560 आपके पास ओपनिंग रिटेन अर्निंग आ गई। इसमें इस साल का प्रॉफिट मिला देंगे, ऐड प्रॉफिट, सीधा सीधा फिगर दिया है, बस हमें ऐड करना है 912345, ठीक है। इसमें से लेस करना पड़ेगा क्या, वो जो बोनस की वजह से निकल गया, बोनस इशू में जो हमारे पास कुछ हुआ होगा, यहाँ पर कितना गया, 4 लाख गया था ना, बोनस इशू कितना आया था, 4 लाख आया था, करेक्ट, ठीक 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 ठीक। तो यहाँ पर आ जाएगा क्लोजिंग, ठीक है क्या, 2429905, नहीं अलग है, 2522905, कुछ फर्क आएगा, देखते हैं। क्लोजिंग एज पर एक्सट्रैक्ट, जो कि सही है, एक्सट्रैक्ट उसने पहले ही लिख के बोल दिया सही है, बैलेंस शीट में कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। क्या था, कहाँ है भाई, 2522905, 93,000 का एक बैलेंसिंग फिगर निकल कर आ रहा है मेरे पास। 2522905, ये 4 लाख, ये 912 ही है ना, 912345, कुछ और है, 912345, ठीक है। ठीक है ठीक है, सही है। अच्छा सर, ये बैलेंसिंग फिगर का क्या मतलब है, बैलेंसिंग फिगर का क्या मतलब है भाई, इतना ना आपको डिविडेंड आपने बांट दिए हैं, इतने डिविडेंड आपने बांट दिए हैं, इसका ये मतलब है, ये डिविडेंड पेड है, इसी की वजह से फर्क आ रहा है। ये डिविडेंड है, डिविडेंड कहाँ से बढ़ता है, रिटेन अर्निंग से बढ़ता है, प्रॉफिट से बढ़ता है, बट प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द डे कहाँ पर प्लेस होता है, रिटेन अर्निंग में। तो जो आपके डिविडेंड्स है वो आपके पीएनएल पे नहीं दिखाई देता है, वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में दिखाई देते हैं, बिकॉज इट इज बेसिकली एप्रोप्रिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हमें दिखता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। तो ये डिविडेंड पेड निकल कर आ गया 93,000 का हमारे पास, ठीक है भाई, 93,000 का आ गया। तो इसे हम फाइनेंस एक्टिविटी में एडजस्ट कर लेंगे, फाइनेंस एक्टिविटी। यार ये ना, मैं, मेरी आदत है, मैं ज़्यादा स्पेस छोड़ता नहीं हूँ, आप लोग कृपया तो करके छोड़े। कट पेस्ट, ठीक है, मैंने ज़्यादा स्पेस छोड़ी नहीं है। देखिए तुरंत वर्किंग नोट शुरू हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको खींच के ले आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर लिख देते हैं, अरे ये क्या लिखे हैं मैंने, डिविडेंड्स पेड माइनस 93,000, और यहाँ पर मैं फॉर्मूला बदल देता हूँ, ठीक है। नेट कैश इंक्रीज में बेसिकली तीनों एक्टिविटीज़ को हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, कर देते हैं, तीनों को ऐड कर दिया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिगिनिंग में कितनी थी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिगिनिंग में 112,800, 112,800। देखते हैं सम आ रहा है या नहीं, कि कुछ कपड़ा 366,885 आ रहा है, यहाँ पे कितना 346,885, अच्छा 20,000 का कुछ गड़बड़ कर दिया। 20,000 से क्या रह गया, अच्छा ROU का 20,000, ठीक है ठीक है ठीक है। इन्वेस्टमेंट
कैश पेड फॉर राइट ऑफ यूज एसेट परचेज करने के लिए आपने अलग से 20,000 का पेमेंट किया है, जो कि इसमें आ जाएगा, विच इज़ अदर देन लीज, क्योंकि वो लीज का पार्ट नहीं बन पाया, आपने डायरेक्ट इनिशियल कॉस्ट पे किए थे, वो भी आपकी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में आ जाएगा। 20,000 का कैश आउटफ्लो रहेगा ये। मैं नीचे इसे एडजस्ट कर लेता हूँ 7 और अब मेरे ख्याल से 346,885 या क्या ये क्लोजिंग के साथ मैच हो रहा है, 346,885, यस मैच। ये लीजिए पूरा आंसर बन के रेडी हो गया। तो ROU की दो ट्रीटमेंट एक बार क्विकली आप लोग के साथ एडजस्टमेंट्स में डिस्कस कर लेता हूँ क्या क्या इम्पैक्ट है। शेयर इशू का इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पर था, एक तो आपके रिटेन अर्निंग के नोट्स में आया, ठीक है, और दूसरा प्रोसीड फ्रॉम शेयर इशू के पर्सपेक्टिव से भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि बोनस इशू पहले हो चुका था, जो कैश इशू था उसके पहले, तो आपको वो भी कंसिडर करना पड़ेगा। परचेज ऑफ पीपी के भी काफ़ी सारे इंप्लीकेशन है, डेप्रिसिएशन एड बैक करना था हमें, बोथ ROU एंड पीपी का भी हमें डेप्रिसिएशन एड बैक करना था। इसके अलावा जो परचेज ऑफ प्लांट है उसकी तो कैलकुलेशन ही काफ़ी अलग रही, क्योंकि इसमें डिस्पोजल भी है, ठीक है, तो डिस्पोजल को हमने अलग से केटर किया था एंड परचेज ऑफ पीपी अलग से केटर किया था। इसके अलावा क्या क्या इम्प्लीकेशन थे, रिवैल्यूएशन सरप्लस भी आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि उससे प्लांट की वैल्यू बढ़ जाती है। इसके अलावा जो लीज लाइबिलिटी के दो इम्पैक्ट होते हैं, एक जो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट आपने पे किए थे फॉर ROU, तो वो आ जाएगा आपकी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में, बिकॉज इट्स योर इन्वेस्टमेंट, लेकिन जो लीज लाइबिलिटी है वो आपकी फाइनेंस एक्टिविटी में, उसका पेमेंट हमने 5,000 का दिखाया था, तो उसका एक नेट इफेक्ट हमने क्रिएट किया था। इसके अलावा जो हमने रिटेन अर्निंग की वर्किंग नोट बनाई थी दैट इज डिफरेंट। तो ये सारी वर्किंग नोट आपकी बनी थी। क्या क्या वर्किंग नोट बनी थी देख लेना एक बार, कुछ तो नहीं गया। परचेज पीपी डिस्कस कर लिया। ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमें रिकैलकुलेट करनी पड़ी थी, क्योंकि उसमें गेन शेन सारा पड़ा हुआ था, गेन ऑन पीपी, डिस्पोजल, वो सारी बातें, वो भी हमने एडजस्ट कर लिया। शेयर इशूज़ हमने देख लिए, लीज लाइबिलिटी, ROU देख लिया, रिटेन अर्निंग का भी वर्किंग नोट हमने देख लिया था। तो ये इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। सो द फर्स्ट थिंग यू डू इज, आप एक बार क्वेश्चन रीड करेंगे फटाफट क्विकली, जैसे होता है क्वेश्चन रीड करेंगे। ये क्वेश्चन 14 मार्क्स के लिए पूछते हैं, जस्ट टू 16 मार्क्स के लिए पूछते हैं, जस्ट टू लेट यू नो। और पहले आप उसका ड्राफ्ट प्रिपेयर कर लीजिए, जो भी आपको कैश फ्लो बनानी है। देखिए आखिरी में ऊपर नीचे होगा, एक दो एडजस्टमेंट आपको ऊपर नीचे करनी पड़ेगी। लीव एम्पल स्पेस, मैंने यहाँ पे वर्किंग नोट के ऊपर ज़्यादा स्पेस नहीं छोड़ी थी, इसलिए मुझे कट पेस्ट करना पड़ा, बट स्टिल आप लोग स्पेस छोड़ देंगे तो उससे बात बन जाएगी। तो पहले एक स्ट्रक्चर रेडी कर लीजिए, फिर अच्छा ये तो कैश फ्लो था, इसमें ऑलमोस्ट हर चीज़ में कोई ना कोई एडजस्टमेंट थी, ऑलमोस्ट हर चीज़ में कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट आ रही थी, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आप जब बैलेंस शीट वगैरह बनाते हो, जब आप कंसोलिडेशन के प्रॉब्लम्स करते हो, तो इतनी सारी एडजस्टमेंट्स नहीं होती है, रादर NCI गुडविल वगैरह पे ज़्यादा इंपैक्ट होता है, जो इक्विटी सेक्शन होता है वो चेंज होता है। यूजुअली जो करंट लाइबिलिटीज़ वगैरह होती हैं या नॉन करंट लाइबिलिटीज़ होती है, दे रिमेन द सेम। तो वो तो सिर्फ क्वेश्चन से देखकर उन दोनों को ऐड करके सिर्फ बैलेंस शीट में टोटल लिखने के भी मार्क्स होते हैं। जस्ट आप इस बात को ध्यान रखें। नोट रेफरेंसिंग स्ट्रॉन्ग रखिए। देखिए यहाँ पे कुछ कुछ जगह मैंने नोट्स अभी तक अपडेट किए नहीं हैं, तो नोट्स आप अपडेट कर दो। और इसके अलावा क्या बच गया भाई, तो इस तरीके से क्वेश्चन का अप्रोच होना चाहिए कि आप पहले स्ट्रक्चर बनाएं, फिर एक एक जो भी लाइन आइटम के लिए लगता है वर्किंग नोट बनानी चाहिए तो बनाएं, वरना डायरेक्टली लिख सकते हैं। यहाँ पर वर्किंग नोट की रिक्वायरमेंट नहीं है, इजी कैलकुलेशन है। तो दिस वाज ऑल अबाउट कैश फ्लो। थैंक यू।